ओम्स लॉ आ गया तुम्हारे पेपर में, 99.99% गारंटी ये पेपर में तुम्हारा आ गया। ये दोनों रिएक्शन तुम्हारे 5 नंबर के आने वाले पेपर में तुम्हारे गारंटी वाली बात है। प्री बोर्ड में छपने वाला ये रिएक्शन तुम्हारा 5 नंबर का। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन भाई साहब 11 मार्क्स का आ रहा है ये। गिन के मैं तुम्हें 8 रिएक्शन दूंगा इस चैप्टर में, गिन के 8 रिएक्शन दूंगा, गिन के दूंगा, उससे बाहर तुम्हें करना ही नहीं, सिर्फ तुम्हें 8 रिएक्शन करने और कुछ नहीं करना। इससे बाहर तुम्हारा कुछ नहीं आएगा, एकदम तुम टॉपर बनने जा रहे हो अगर तुमने इतना कर लिया। मैं तो सच बता। हेलो प्रेम भैया, अरे यार तुम क्लास 10 में और तुमने भी साइंस में प्री बोर्ड के लिए ज्यादा कुछ पढ़ाई कर नहीं रखी, अब तुम्हें डर लग रहा है कि भैया स्कूल वाले साइंस में प्री बोर्ड में कौन सा क्वेश्चन दे देंगे, भैया हमसे बनेंगे कि नहीं बनेंगे, भैया हम साइंस में फेल तो नहीं हो जाएंगे भैया। तो आज की वीडियो यार बिल्कुल तुम्हारे लिए गेम चेंजिंग होने वाली, क्योंकि आज की इस वीडियो में तुम्हारे साइंस के प्री बोर्ड का पूरा पेपर लीक करने वाला। जो भी क्वेश्चन तुम्हारे साइंस के प्री बोर्ड में आने वाले थे स्कूल में तुम्हारे, वो क्वेश्चन मैं तुम्हें पहले ही बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन तुम्हारे स्कूल में आने वाले। और देख लेना, इस बात की गारंटी है कि तुम्हारे प्री बोर्ड में वही सारे क्वेश्चन छपने वाले, इस बात की गारंटी है। जो बच्चे नए हैं मैं उनको पहले बता दूं यार कि मुझे 5 सालों का एक्सपीरियंस, और इस बार भी हमने मिड टर्म में साइंस का पेपर लीक किया था। ये वीडियो दिख रही है तुम्हें, इसको 1 लाख बच्चों ने देख रखा है यार। मैं तुमको क्लियर बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों का मुझे फीडबैक मिला है कि भैया हमारा पूरा पेपर ही इसी वीडियो के अंदर से आ गया था। ये वीडियो जो तुम्हें दिख रही है इसको 1 लाख बच्चों ने देख रखा है। मैं सच बता रहा हूँ, सारे बच्चों का मुझे फीडबैक मिला कि भैया पूरा पेपर हमें इस वीडियो से आ गया था। इसलिए हम लोग चाहते हैं यार कि हम लोग मिड टर्म में भी पूरा का पूरा पेपर पहले ही लीक कर ले, कि जो भी पेपर तुम्हारे स्कूल में बनने वाला है वो क्वेश्चन मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि तुम्हारा कौन कौन सा क्वेश्चन आने वाला है प्री बोर्ड में, इस बात की गारंटी है। तो इस वीडियो के अंदर से तुम्हारे प्री बोर्ड में जो भी क्वेश्चन आने वाला है इस वीडियो के अंदर से ही आएगा, इसके बाहर से कोई क्वेश्चन तुम्हारा नहीं आने वाला, इस बात की गारंटी है हमारी। तो शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो के साथ तुम्हें जमे रहना यार, कि अगर तुम इस वीडियो को कर लेते हो तो 95% तुम्हारे कहीं नहीं जाने वाले, 95% तो मिनिमम आएंगे तुम्हारे साइंस में, इस बात की गारंटी है। शुरू से लेकर एंड तक जमे रहना इस वीडियो के साथ, 95% तुम्हारे कहीं नहीं जाएंगे, तुम अपने क्लास के एकदम टॉपर को पीछे छोड़ दोगे, इस बात की मेरी गारंटी है तुम्हारे। बस हर चैप्टर से मैं तुम्हें 10 से 12 क्वेश्चन दूंगा, अगर तुम वो 10 से 12 क्वेश्चन हर चैप्टर से कर लेते हो तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अगर तुमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी कोई बात नहीं, अगर तुम हर चैप्टर से 10 से 12 क्वेश्चन कर लेते हो उससे बाहर तुम्हारा कुछ भी नहीं आएगा। हर चैप्टर से मैं तुम्हें 10 से 12 क्वेश्चन दूंगा, अगर तुम उनको कर लेते हो, किसी में 5 क्वेश्चन भी रहेंगे, किसी में 6 क्वेश्चन भी रहेंगे, अगर तुम उन क्वेश्चन को कर लेते हो तुम्हारा पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, उसके बाहर तुम्हारे कुछ भी नहीं आएंगे। तुम इतना अगर कर लोगे यार, तुम्हारे टॉपर पीछे तुम आगे, तो एकदम तुम टॉपर ही कैटेगरी में आने लग जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा साइंस में। 95% तुम्हारे मिनिमम आ जाएंगे, बशर्ते कि तुम शुरू से लेकर एंड तक जमे रहना इस वीडियो के साथ। अगर तुम इसको कर लेते हो, तुमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी कोई बात नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं लगाया कोई बात नहीं, इसमें सब कुछ मैंने कवर कर दिया, एनसीईआरटी सैंपल पेपर टोटल चीजें इस वीडियो के अंदर कवर, कुछ भी हमने नहीं छोड़ा है। अगर तुम इस वीडियो को पूरा कर लोगे भाई, एकदम तुम टॉपर बन जाओगे, इस बात की गारंटी है मेरी तरफ से तुम्हारे। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए आए मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा यार कि अगर तुम चैनल पर नए आए तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमने मैथ का पेपर लीक कर दिया, सोशल साइंस का पेपर लीक कर दिया और साइंस का भी कर दिया। ऐसे ही करके हम और भी प्री बोर्ड के सारे सब्जेक्ट के पेपर लीक कर रहे हैं। इस बार हम लोग बोर्ड एग्जाम का ही पेपर लीक करने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम तक का पेपर हम लोग लीक करने वाले हैं इस चैनल पर। तो तुम लोग चैनल पर नए, तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि तुम्हारा ये कंटेंट नहीं भाई खजाना है, मैं तुम क्लियर बता रहा हूं, बोर्ड एग्जाम तक का पेपर डायरेक्ट आने वाला है हमारे चैनल से। तो इस वीडियो को तुम देख रहे हो यार, तुम चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि आगे की वीडियोस तुम्हें मिलेगी नहीं, तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं नहीं चाहता यार कि ये कंटेंट चीजें मिस हो, क्योंकि मैं तुमको सच बता रहा हूं, ये कंटेंट नहीं खजाना है, क्लियर बात है तुमको। तुम बहुत लकी हो यार जो ये वीडियो तुम्हें मिली है, ठीक है। तो तुम चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें गुड न्यूज देना चाहता हूं यार, हमने जो मैथ का पेपर लीक किया था अभी कुछ दिनों पहले, उससे इस बच्ची के 79 आउट ऑफ 80 आए मैथ्स में। ये कमेंट तुम पढ़ सकते हो यार, ये बिल्कुल जेन्युइन कमेंट है, तो वीडियो में भी जाके देख सकते हो। 79 आउट ऑफ 80 आए, मतलब 99 आउट ऑफ 100 आए इसके प्री बोर्ड में इस वीडियो को देखने के बाद। और एसएसटी वाला जो पेपर हमने लीक किया था, ये वाली वीडियो तुम्हें दिख रही होगी, ये वीडियो को देखने के बाद इस बच्चे का पूरा प्री बोर्ड का पेपर सेम आ गया। इस बच्चे को बिलीव नहीं हो रहा यार कि कैसे पेपर पूरा क्वेश्चन सारे सेम आ गए। मैं वही क्वेश्चन डालता हूं जो तुम्हारे आने वाले रहते हैं। इस बच्चे से तुम देख सकते हो बहुत सारे बच्चों ने किया, सिर्फ इन्हीं बच्चों का नहीं, इस बच्ची का मुझे कमेंट मिला कि इसका 79 आउट ऑफ 80 आया मैथ में यार, 70 मतलब 99 आउट ऑफ 100 आया इसके मैथ में। और इसके एसएसटी का पूरा पेपर सेम आ गया इसका, जो भी वीडियो में हमने बताया। तो हमने जो भी वीडियो में बताया रहा था सारी चीजें आ जाती है। मुझे बहुत खुशी मिलती है जब बच्चे टॉप करते हैं, वीडियो को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। दोनों बच्चे टॉप करना है, हम चाहते हैं कि हमारे सारे बच्चे टॉप करें, तभी चैनल पर पार्टी होगी, ठीक है। तो हम लोग यही चाहते हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है आज ये बताते हुए, इस बच्चे का 79 आउट ऑफ 80 यार, बहुत सारे बच्चों का पूरा पेपर सेम आया, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात के लिए, ठीक है। तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते। साइंस के प्री बोर्ड में तुम्हारा पूरा सिलेबस आने वाला, मतलब कि तुम्हारे 13 के 13 चैप्टर्स पूरे तुम्हारे प्री बोर्ड में आने वाले हैं। इसलिए मैंने तुम्हारे 13 के 13 चैप्टर पूरे कवर कर दिए वीडियो में, और इनको मैंने 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पहला तुम्हारा इजी चैप्टर, दूसरा तुम्हारा हार्ड चैप्टर। हम लोग चलेंगे 1 2 3 4 करके, पर जब तुम रिवाइज करने अलग से बैठोगे तब तुम क्या करना, इजी चैप्टर से स्टार्ट करना। इजी चैप्टर में तुम्हारा क्या क्या होगा, केमिकल रिएक्शन, एसिड बेसिस साल्ट, मेटल नॉन मेटल, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, हेरिडिटी एवोल्यूशन, ह्यूमन आई, मैग्नेटिक इफेक्ट और तुम्हारा आवर एनवायरनमेंट। तुम्हारे हार्ड चैप्टर में क्या हो गया, कार्बन कंपाउंड, लाइफ प्रोसेस, रिप्रोडक्शन, लाइट रिफ्लेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी। पर तुम्हारा जो इजी चैप्टर और हार्ड चैप्टर है, यहाँ मैथ वाला गेम नहीं, यहाँ थोड़ा गेम चेंज है। मैथ में तुम्हारा क्या था, इजी चैप्टर और हार्ड चैप्टर के मार्क्स सेम कैरी करते थे। यहाँ तुम्हारे जो हार्ड चैप्टर ये तुम्हें दिख रही है थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं साइंस में। मैं तुम्हें क्लियर बात कर, तुम्हारा भैया हूं, मैं चाहता हूं यार तुम बोर्ड में 99% फोड़ो,
मैं ये चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें क्लियर कट बात बता रहा हूं, कुछ घुमा फिरा के हम लोग बात करते ही नहीं है, ठीक ना। मैं तुम्हारी बहुत फिक्र करता हूँ। पहली चीज तो क्या है, तुम्हारी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तुम्हारा कार्बन कंपाउंड, लाइफ प्रोसेस, ये सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पर मैं तुम्हें चाहता हूं कि तुम पहले इजी चैप्टर को करो। अगर तुम मान लो कार्बन कंपाउंड लेकर पहले बैठ गए, अब तुमसे भाई क्वेश्चन बनने ही नहीं लगेंगे, तुम बोलेगा क्या भैया हमसे क्वेश्चन बन ही नहीं रहा, तुम छोड़ दोगे डिमोटिवेट, क्योंकि रिएक्शन बहुत सारे हार्ड है कार्बन कंपाउंड में। अब जब तू ऐसे तुम केमिकल रिएक्शन से स्टार्ट करोगे, बोले वाह भैया बहुत इजी चैप्टर, खत्म कर दोगे तुरंत, बोले वाह बहुत बढ़िया इजी चैप्टर, मोटिवेशन बढ़ा जाएगा अगर तुम सारे चैप्टर उड़ा दोगे। तो इसी तरह से मैं चाहता हूं कि तुम सारे चैप्टर उड़ा दो, तुम्हारा मोटिवेशन ऊपर रहे। इसीलिए हम लोग पहले इजी चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा एकदम मोटिवेशन अप रहे, सारे चैप्टर हमारे खत्म हो जाए। हार्ड चैप्टर में टाइम भी लगता है ज्यादा, इसलिए हम लोग पहले इजी चैप्टर स्टार्ट करेंगे कि हमारा सिलेबस तुरंत खत्म हो जाए, जल्दी से हो जाए, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुमसे चाहता हूं यार कि तुम एक सैंपल पेपर को लो। ये तुम्हें एडू कार्ड का सैंपल पेपर दिख रहा है, साइंस वाला वही सैंपल पेपर प्रशांत भैया वाला। तो ये सैंपल पेपर मैंने अपने चैनल पर 1 महीने पहले भी रिकमेंड कर रखा था। अब तुम्हें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम करीब आ गए, तो इसकी तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत है सैंपल पेपर की। ये जो सैंपल पेपर है यार, इससे तुम्हारे 40% क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे, मतलब बोर्ड एग्जाम के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाले तुम्हारे 40% क्वेश्चन। इसलिए मैं चाहता हूं यार कि तुम इस सैंपल पेपर को लो, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन सैंपल पेपर है। मेरे चैनल के सारे बच्चे इस सैंपल पेपर को लो। ये तुम्हारा साइंस का सैंपल पेपर है, इसमें तुम्हारे 16 सैंपल पेपर तुम्हें मिल जाएंगे और 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि सारे बच्चे इस सैंपल पेपर को ले। ये जो सैंपल पेपर तुम्हारा साइंस वाला है, ये तुम्हें दिख रहा होगा, ये तुम्हारा मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड वाला है, जो कि गौरव सर ने लिखा हुआ है। ये भी बहुत बेहतरीन सैंपल पेपर है, मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड का भी है, और ये बेसिक वाला है तुम्हारा, ठीक है। और सोशल साइंस का दिगराज सर वाला, और ये साइंस वाला प्रशांत सर भैया वाला। तो मेरे पास तो यार पूरा बंडल है, पर मैं चाहता हूं कि तुम लोग कुछ लो ना मत लो, तुम लोग मैथ और साइंस के कम से कम ले लो। मैथ और साइंस के कम से कम तुम्हारा ये साइंस वाला सैंपल पेपर और तुम्हारा ये मैथ वाला पेपर, कम से कम ये लो, 2 सैंपल पेपर तुम कम से कम लेके रख लो। स्टैंडर्ड वाले स्टैंडर्ड का ले, बेसिक वाले बेसिक का ले ले। तुम्हारे भैया का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर तुम इस लिंक से लोगे तो तुम्हारे भैया के लिंक से तुम्हारे भैया के ऊपर की फोटो मिल जाएगी तुम्हें। उस लिंक से अगर तुम लोगे यार, तो ये तुम्हारे 250 रुपीज का सैंपल पेपर है, 350 रुपीज का सैंपल पेपर है। ये सैंपल पेपर तुम्हें सिर्फ 280 रुपीज में मिलेगा, ठीक है। ये सैंपल पेपर तुम्हें 280 में मिलेगा, ये भी तुम्हें 280 रुपीज में मिलेगा। 350 रुपए तुम्हें बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा अगर तुम अपने भैया वाले लिंक से लोगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुम इससे लोगे। तुम इस सैंपल पेपर को ले लो यार, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाले। मैं तुमको पहले क्लियर कर दूं, मैं स्मार्ट वर्क में विश्वास रखता हूं, इसलिए तुम्हें पेपर लिख करके देता हूं। ये भी क्वेश्चन तुम्हारा आने वाला है प्री बोर्ड में नहीं, बोर्ड एग्जाम में भी आने वाला है। तो बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन आने वाले हैं, मुझे पता है। ये सैंपल पेपर बहुत ही बेहतरीन, मैंने उसको खुद पढ़कर देखा यार, ये सैंपल पेपर अच्छा है, तुम इसको लो, ठीक है। ये वाला तुम्हारा साइंस का सैंपल पेपर है, और ये जो तुम्हारा बेसिक वाला सैंपल पेपर है, ये तुम्हें सिर्फ 250 रुपीज में ही मिल जाएगा, और तुम मेरे लिंक से लेते हो तो मैं चाहता हूं यार कि तुम लोग क्या करो, तुम लोग सब जाके मेरे लिंक से सैंपल पेपर को लो। ये जो सैंपल पेपर साइंस वाला और मैथ वाला, ये तुम लोग चाहो तो तुम लोग बंडल भी ले सकते हो, नहीं तो तुम लोग चाहो तो एक भी ले सकते हो। मैं कम से कम रिकमेंड करूंगा कि तुम लोग मैथ और साइंस कम से कम तुम लोग ले लो। तो मेरे लिंक से तुम लोग लोगे तो तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा, बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा, हमने करवा रखा है डिस्काउंट। तो मेरी फोटो ऊपर बनी हुई होगी, उस लिंक से अगर तुम लोग लोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लिंक तुम्हारे लिए डिस्क्रिप्शन है, तुम लोग जाकर पहले सैंपल पेपर को ले लो। अब हम लोग पेपर को लिख करना स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिससे तुम्हारा 5 नंबर का आता है, और इसमें एक 3 मार्कर आता है और 2 MCQ आते हैं। ये सीबीएसई में भी तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में भी आएगा, और तुम्हारा प्री बोर्ड में भी यही आने वाला रहेगा। ये चैप्टर छोटा है, पर बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। देख लो यार, मैं तुमको पहले क्लियर कर दूं, इस वीडियो में हमने पूरी एनसीईआरटी तुम्हारी कवर कर दी, और तुम्हारा सीबीएसई का जो लेटेस्ट सैंपल पेपर अभी जो रिलीज हुआ था, प्रैक्टिस पेपर नहीं सैंपल पेपर, उसको भी पूरा कवर कर दिया। प्री बोर्ड में इससे बाहर आने का चांस ही नहीं है। मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं, दावा ले सकता हूं, दावा ठोक सकता हूं, मैं डंके की चोट पर मैं ये बात कर सकता हूं कि अगर कोई भी बच्चा इस वीडियो को पूरी सही तरीके से कर लेता है, अंत तक जमा रहता है इस वीडियो में, उसके 100 में 100 साइंस में कहीं नहीं जाने वाले। क्योंकि मुझे खुद पता है यार कि हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है। टोटल जो भी तुम्हारा आने वाला हमने सब कुछ इसमें डाल के रखा है, सिर्फ एक सिंगल वीडियो में। इससे बाहर तुम्हारा कुछ नहीं आता, गारंटी है मेरी तरफ से, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब बच्चों को बहुत ज्यादा डर लगता है, भैया केमिकल रिएक्शन में इतने सारे रिएक्शन आते हैं, भैया हमसे रिएक्शन नहीं आते। गिन के मैं तुम्हें 8 रिएक्शन दूंगा इस चैप्टर में, गिन के 8 रिएक्शन दूंगा। अगर तुम इन 8 रिएक्शन को याद कर लो तो इससे बाहर तुम्हारे भैया की गारंटी कुछ भी नहीं आने वाला। मुझे 5 सालों का एक्सपीरियंस है, तुम्हें पता है। तो इससे बाहर तुम्हारी भैया गारंटी कुछ भी नहीं आना, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले रिएक्शन, तुम्हारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पहला सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तुम्हारा कैल्शियम ऑक्साइड क्वैक लाइम वाला और स्लैक लाइम वाला। क्वैक लाइम मतलब तुम्हारा क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, और स्लैक लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब बहुत बार पूछते हैं कि स्लैक लाइम का यूजेस क्या है, बोर्ड वालों का फेवरेट क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं। तो इसका एक ही यूज है, व्हाइट वॉशिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। तुम समझ लेना, व्हाइट वॉशिंग मतलब दीवार को व्हाइट वॉशिंग किया जाता है इससे। तो स्लैक लाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तुम्हारा क्वेश्चन बनता है। ये रिएक्शन तुम्हारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे तुम्हारे पेपर में छपता रहता है, ठीक है। तो इतना तुम समझ लेना। फिर तुम्हारा सेकंड है तुम्हारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारा फेरस सल्फेट वाला जो एक्टिविटी है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तुम आगे डिस्कस करूंगा कौन सी एक्टिविटी है ये फेरस सल्फेट वाली तुम्हारी एक्टिविटी, जिसमें तुम्हारा फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये एक्टिविटी का क्वेश्चन है, ये एक्टिविटी का ये वाला है, क्या बोलता है, रिएक्शन है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गिन के 8 रिएक्शन, ये 2 रिएक्शन दिया और 6 दूंगा, गिन के दूंगा, उससे बाहर तुम्हें करना ही नहीं है।
सिर्फ तुम्हें 8 रिएक्शन करने और कुछ नहीं करना, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा थर्ड है डबल डिस्प्लेसमेंट। भाई साहब ये बोर्ड में हर बार छपता है, ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है हर बार बोर्ड में आता है, बहुत ज्यादा आता है। ये तुम्हारे प्री बोर्ड में भी छपने वाला है, इस बात की गारंटी है। ये जो रिएक्शन है ये तुम्हारा प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी है, ये तुम जान के रखना, ठीक है। तो तुम्हारे बेरियम सल्फेट जो है तुम्हारा प्रिसिपिटेट फॉर्म करता है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा तीसरा रिएक्शन हो गया। ये तीनों रिएक्शन सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, तीनों रिएक्शन, ठीक है। तो ये तुम ध्यान में रखना, ये पेपर में तुम्हारे छपते रहते हैं, ये बहुत ही ज्यादा डबल डिस्प्लेसमेंट तो है भी, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी है, इतनी तुम जान लेना, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर का तुम्हारे पेपर में छपते रहता है, तुम ध्यान में रखना, ये 3 रिएक्शन तुम्हें याद करने, ठीक है। फिर तो हम लोग आगे आते हैं, ज्यादा रिएक्शन तुम्हें याद नहीं करने, मैं तुम्हें जितना बता रहा हूं सिर्फ तुम्हें उतना ही करना है, ठीक है, इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकंड तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा नंबर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तुम्हारे 3 रिएक्शन है, पर इंपॉर्टेंट तुम्हारा ये जिंक वाला है और ये आयरन वाला है। जिंक वाला तुम्हारा सीबीएसई के सैंपल पेपर में छपा हुआ ये जो जिंक वाला रिएक्शन है, तो ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा वाला थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, पर ये 2 रिएक्शन ऊपर के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारे 3 रिएक्शन और हो गए, इन दोनों को तुम याद रखना, ये तीसरा वाला मन हुआ तो याद रखना। अब प्रिसिपिटेशन रिएक्शन चौथा नंबर, अब तुम्हारे 5वां नंबर में आता है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन हमने पिछले बार ये डबल डिस्प्लेसमेंट जो हमने डिस्कस किया था, ये देखो तुम्हारे सीबीएसई के सैंपल पेपर में छपा हुआ है। प्रिसिपिटेट कैसा फॉर्म होता है, ये तुम्हारे सैंपल पेपर में आया हुआ, बोर्ड एग्जाम में भी आता रहता है, इसलिए मैं तुमको पहले क्लियर कर दूं कि तुम्हारा ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट जो हमने पहले ही पढ़ रखा था, ये वाला तुम्हारा डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इतना ही रिएक्शन तुम्हें याद करना है। उसके बाद तुम्हें हम आ जाते हैं आखिरी में, ये तुम्हारा देखो आखिरी रिएक्शन, ये 2 रिएक्शन तुम्हें और याद करने, तुम्हारा चैप्टर का रिएक्शन खत्म, और तुम्हें कुछ नहीं करना इस चैप्टर में, सिर्फ तुम्हें इतना ही रिएक्शन याद करना, इन्हीं के अंदर से तुम्हारा आने वाला, गारंटी वाली बात है, ठीक है। हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं, ये 3 नंबर का आया था कभी कभी। इस रिएक्शन में देखो दोनों हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। ये तुम्हारा एनसीईआरटी का रिएक्शन है, ये पेपर में तुम्हारे छपते रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैंने एनसीईआरटी का रिएक्शन इसलिए डाला कि वही पेपर में छपता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ये देख लो, तुम्हें दोनों ये रिएक्शन याद होना, इसमें तुम्हारा ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तुम ये चीज देख सकते हो, ठीक है। ऑक्सीडेशन हो रहा है हाइड्रोजन का और कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो दोनों चीज हो रही है। फिर तुम्हारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है भैया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन वैसे रिएक्शन होता है जिससे तुम्हारा हीट निकले। हीट किसमें? जैसे तुम्हारा पहले ही रिएक्शन देख लो, वही वाला स्लैक लाइन वाला रिएक्शन जो हमने पहले बार में डिस्कस किया था, जो तुम्हारा स्लैक लाइन और क्वेक लाइन वाला, इसमें तुम्हारी हीट भी निकलती, तो ये तुम्हारा एक्सोथर्मिक भी हो गया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ तुम्हारा ये एक्सोथर्मिक भी है, ठीक है, क्लियर बात। फिर तुम्हारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक क्या होता है भैया? एंडोथर्मिक वो रिएक्शन जो जिसमें तुम्हें हीट चाहिए और रिएक्शन को करना, जैसे कि तुम्हारा सनलाइट। अब जो तुम्हारा ये जो रिएक्शन है AgCl वाला, सिल्वर क्लोराइड वाला, इसको सनलाइट चाहिए होती है रिएक्ट करने के लिए, तो तुम्हें इसमें हीट चाहिए, उसमें एक्सोथर्मिक तुम्हें हीट निकलती है, इसमें हीट पहले देना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो उसके बाद तुम्हारा सनलाइट से Ag बनता है और अलग Cl2 बनता है, ठीक है। तो इतने ही तुम्हें रिएक्शन याद करने, गिन के 8 रिएक्शन हो गए, इतने ही 8 रिएक्शन तुम्हें याद करने और कुछ नहीं करना, खत्म तुम्हारा, और कुछ याद नहीं करना तुम्हें, केमिकल गारंटी वाली बात है, यही तुम्हारे अंदर में आने वाला है इससे, ठीक है। फिर हम लोग आगे चलते हैं, हमने कुछ एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है यार, एक्टिविटीज तुम समझ के रखना, एक्टिविटीज तुम्हारे केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है। मैंने शुरू से बोला अपने बच्चों को ये एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री। पहला एक्टिविटी है तुम्हारा, सीबीएसई जानती है बच्चे एक्टिविटी पढ़ते नहीं, छाप देते पेपर में, लो भाई सीबीएसई वही चीज करती है जो बच्चे पढ़ते नहीं, मेरा वो काम है तुम्हें टॉपर बनाना, तो मुझे पता है कि कौन सा चीज पेपर में छपता है, मैं तुम्हें वही बताने वाला हूं, ठीक है। तो एक्टिविटीज में सबसे पहले तुम्हारा था बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिमूवल, जो तुम्हारा 3 नंबर का। भाई साहब ये एक्टिविटी नहीं है, ये हर बार बोर्ड में आ जाता है, हर बार बोर्ड में आता है ये ऐसा बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। तुम्हारे एनसीईआरटी के पहले पेज में छपा हुआ है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिमूवल वाला एक्टिविटी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे पेपर में छप गया, तुम समझ लो छप गया तुम्हारे पेपर में, इतना इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, इतना समझ लो तुम, ठीक है। फिर तुम्हारा हीटिंग ऑफ लीड नाइट्रेट, ये भी एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा रिएक्शन है इसका, ये रिएक्शन तुमको मन होगा याद करना, नहीं तो मत करना, कोई जबरदस्ती वाली चीज नहीं है तुम्हारे साथ, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तुमको तुम देख लेना, इसमें कोई रिएक्शन नहीं, खाली एक्टिविटी आती है, ये कैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम लाइट फ्लेम के साथ बर्न होता है, ठीक है। फिर तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ेंगे आयरन नेल्स वाला एक्टिविटी, इस बार तुम्हारे सीबीएसई के सैंपल पेपर में आया हुआ है, तो ये एक्टिविटी तुम्हारी इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई के सैंपल पेपर में छपा हुआ आयरन नेल वाला एक्टिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे 5 सालों का एक्सपीरियंस है, मुझे पता है ये एक्टिविटी। उसमें तुम्हारा बोला गया कि एक्टिविटी में जिंक वाला जो तुम्हारे ये वाला जो है ये रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तुम्हें बोला गया कि जिंक वाला रिएक्शन जब कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, जैसे ही इसमें जिंक डाला जाता है तुम्हारा, जब कॉपर सल्फेट तुम्हारा ब्लू कलर का होता है, जैसे ही जिंक इसमें डाला जाता है ये कलर चेंज कर लेता है, आधे घंटे के बाद ये कलरलेस हो जाता है। तो यही तुम्हें पूछा गया आधे घंटे के बाद कौन सा कलर होगा, तो कलरलेस हो जाता है, ये तो ब्लू कलर का आता है, जैसे जिंक गया कलरलेस हो गया, ठीक है। तो इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, ठीक है, ये एक्टिविटी खत्म। उसके बाद तुम्हारा केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन में तुम्हारा सबसे लास्ट आता है कोरोजन। कोरोजन मतलब जंग लगना, कोरोजन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इससे हीट इवॉल्व होती है, जो जंग लगता है तुम्हारा, रस्टिंग। उसके बाद तुम्हारा रेंसिडिटी, जो खाने को पैकिंग करते हैं, वैक्यूम पैकिंग करते हैं, नाइट्रोजन से करते हैं, तो तुम्हें देखना कि रेंसिडिटी कैसे करते हैं, रेंसिडिटी क्या होती है, इसको हम लोग इससे प्रिवेंट कैसे करते हैं, ये चीजें इंपॉर्टेंट। तो वैक्यूम पैकिंग कर सकते हैं हम लोग, खाने को सील पैक कर सकते हैं, तो उससे रेंसिडिटी प्रिवेंट हो जाती है, ठीक है। ये 2 चीजें तुम्हारी इंपॉर्टेंट। उसके बाद तुम्हारा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन तुम्हें इंपॉर्टेंट, जितने रिएक्शन मैंने दिए सब बैलेंस है, तुम्हें बैलेंस करने रिएक्शन आना चाहिए, बस इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुम्हारा 2 क्वेश्चन और तुम्हें 1 नंबर का करना, देखो ये बेरियम सल्फेट वाली तुम्हारा सीबीएसई का सैंपल क्वेश्चन है, 1 नंबर का तुम्हारा आया हुआ था,
ठीक है। और तुम्हारे ये वाले जो कलर वाला मैंने बताया था कि कलरलेस हो जाता 30 मिनट के बाद, ये 2 क्वेश्चन तुम्हारे सीबीएसई के सैंपल पेपर छपे हुए थे। इससे बाहर तुम्हारा कुछ भी नहीं, चैप्टर खत्म। इतना अगर तुमने कर लिया यार, महारत हासिल हो जाएगी तुम्हें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, तुम्हें महारत हासिल हो जाएगी अगर तुम्हें इतना चीजें कर ली, जितना चीजें मैंने तुम्हें बताई, खत्म चैप्टर, एसिड बेस साल्ट आ गया। तो इतना अगर तुम चीजें कर ले तो भाई तुम्हें महारत हासिल हो जाएगी केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं आगे अगले चैप्टर एसिड बेसेस एंड साल्ट्स। अब हम लोग आते हैं अपने सेकंड चैप्टर पे जो हमारा एसिड बेसेस एंड साल्ट्स। ये भी चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसिड बेस साल्ट। तुम्हारे ये 7 नंबर का इससे आता है। इसमें तुम्हारे एक 3 मार्कर, एक 2 मार्कर और 2 एमसीक्यू बनते हैं तुम्हारे। ये चीज तुम ध्यान में रखना, एक 3 मार्कर, एक 2 मार्कर, 2 एमसीक्यू। ठीक है, इसमें तुम्हारे एक ही चीज तुम्हारे पेपर में इससे आ सकती है, बोर्ड एग्जाम हो या प्री बोर्ड हो, तुम्हारा प्रिपरेशन रिएक्शन एंड यूजेस। ठीक है, यही 2 चीजें तुम्हारी आती है, यही मतलब ये जो एक सिंगल चीज प्रिपरेशन रिएक्शन है उसकी यूजेस। तुम्हारा पहला क्या है, तुम्हारा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा ये है सोडियम कार्बोनेट जो है तुम्हारा डेकाहाइड्रेट वाला। ये जो रिएक्शन है तुम्हारा NaCO और 10H2O वाला, ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे, बार बार पेपर में ये आता है। पहला नंबर तो ये तुम्हारा सोडियम कार्बोनेट वाला। ठीक है, जो रिएक्शन होता है जो तुम्हारा 10H2O से होता है, जो तुम्हारा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बनाता है। तो ये रिएक्शन तुम देख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पहली चीज तुम्हारा। सेकंड तुम्हारा बेकिंग सोडा वाला, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सोडियम बाइकार्बोनेट वाला, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वाला, तो ये रिएक्शन तुम्हारा बेकिंग सोडा वाला, ये भी आता है। अब बेकिंग सोडा का दूसरा नाम तुमसे पूछता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो सकता है या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो सकता है। ठीक है, ये 2 चीजें हो सकती है। फिर तुम्हारा थर्ड में ब्लीचिंग पाउडर, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसको बोलते हैं हम लोग, तो ये भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट। ये 3 चीजें तुम्हारी इंपॉर्टेंट है। पर इससे भी इंपॉर्टेंट तुम्हारी कुछ और चीजें मैं तुम्हें क्लियर करता हूं। ये 3 रिएक्शन टोटल 5 चीजें तुम्हारी आ सकती है, 3 पहली और तुम्हारी 2 चीजें यहां पर। तुम्हारा ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रिएक्शन बहुत बार बोर्ड में आता है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पहली चीज तुम्हारी ये कैल्शियम सल्फेट और यहाँ हाफ H2O। ठीक है, इसमें तुम्हारा क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब तुम इस तरीके से करते हो तो ये रिवर्सेबल रिएक्शन होता है। तुम क्या करो, जिप्सम को जब तुम 373 केल्विन पर जब तुम हीट करते हो, मतलब 373 केल्विन मतलब 100 डिग्री सेल्सियस, जब तुम इसको हीट करते हो तब वो क्या करता है, जिप्सम तुम्हारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। तुम इतना समझ लेना। तो ये रिएक्शन इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। 2 तरीके से ये रिएक्शन तुम्हारा हो सकता है। ये रिएक्शन तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन है, इसको तुम इस तरीके से लिख सकते हो। ये एनसीईआरटी का रिएक्शन है, ये तुम्हारे पेपर में आएगा, तुम इस तरीके से लिख सकते हो इसको। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चौथा तुम्हारा चोर अल्कली प्रोसेस जो तुम्हारा है NaOH का प्रिपरेशन। भाई साहब ये हर बार बोर्ड में आता है, हर बार मतलब हर बार, कितनी बार मैं बोलूं मुझे खुद नहीं पता, उतनी बार ये बोर्ड में आ चुका है। इस बार तुम्हारे प्री बोर्ड के पेपर में ये छपने वाला है, इस बात की गारंटी है, तुम समझ लेना। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। इसमें तुम्हारा क्या है, NaCl H2O के साथ जो तुम्हारा रिएक्शन होता है, जो जिसमें तुम्हारा NaOH बनता है और क्लोरीन बनता है और तुम्हारा हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो ये जो डायग्राम है भाई, तुम इसको ध्यान से देख लो, ये तुम्हारा आने वाला है, तुम्हारे प्री बोर्ड के पेपर में आने वाला है डायग्राम, तुम ध्यान से देख लो इस डायग्राम को। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तुम ध्यान में रखना यार, ये आने वाला तुम्हारा भी 3-3 नंबर का आता है। मैं तुमको पहले क्लियर कर दूं, 3-3 नंबर का तुम्हारा आता है, पहले मैं तुमको क्लियर कर दूं। 3 नंबर का तुम्हारा आ सकता है डायग्राम, तुम ध्यान में रखना इसको। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं तुम्हारा एसिड बेसिस एंड साल्ट पे। एसिड बेसिस रिएक्ट विद मेटल। अब एसिड और बेसिस मेटल से कैसे रिएक्ट करता है, ये तुम्हारी इंपॉर्टेंट चीज है। तो तुम्हारा जो एसिड जब मेटल से रिएक्ट करता है, ये देखो यार हर बार ये बोर्ड में आता है, बोर्ड का फेवरेट है। मैं तुमको क्लियर कर दूं पहले, जब एसिड जब भी मेटल से रिएक्ट करता है तुम्हारा साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है, ये चीज तुम जान लेना। तो ये बोर्ड और ये जो तुम्हारा रिएक्शन है इसको पॉप साउंड एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। मैंने पहले वीडियोस में बता रखा, ये रिएक्शन इतना इंपॉर्टेंट है, हर बार बोर्ड में आता है, हर बार। तो तुम्हारा प्री बोर्ड में भी आने वाला, तो इससे जाहिर सी बात, इससे इंपॉर्टेंट तुम्हारा एक्टिविटी है ही नहीं। तो इस एक्टिविटी को तुम याद रखना, इसमें क्या क्या हो रहा है, कैसे ये तुम्हारे सीबीएसई के सैंपल पेपर में छपा हुआ है। तो 3 नंबर भाई तुम्हें ये दिलवा के जाएगा, बहुत आराम से 3 नंबर दिलवा। ये जो एक्टिविटी है तुम्हें 3 नंबर दिलवा के जाएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी को तुम कर लेना यार, इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, ये भी तुम्हारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ऑफ पीएच, उसमें क्या है, टूथ तीखे होता है तो टूथ का तुम्हें पीएच बताना रहता है। उसके बाद तुम्हारा क्या डाइजेस्टिव सिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पीएच क्या होना चाहिए। फिर तुम्हारे मेडिसिन बनाने में पीएच का यूज होता है। तो ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे आते हैं तुम्हारा कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल एक स्केल होता है, यहाँ 7 में हमारा वाटर रहता है, न्यूट्रल रहता है जो कि 7 तुम्हारा, उसके इधर जब जाता है तब तुम्हारे यहाँ बेसिक कैरेक्टर बनने लगता है, जबकि इधर जाता है तो तुम्हारा एसिडिक कैरेक्टर बनने लगता है। मतलब इधर जाएगा तो बेसिक और इधर जाएगा तो तुम्हारा एसिडिक। इसी तरह से यहाँ पर भी तुम्हें दिया हुआ है, ये 2 चीजें तुम्हें याद रख लेनी है। जब 7 से ऊपर होगा तुम्हारा बेसिक होगा, 7 से नीचे होगा तुम्हारा एसिडिक होगा। ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट। अब पानी जो रहता है वो न्यूट्रल रहता है, 7 रहता है। ठीक है, ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है तुम्हें याद। फिर तुम्हारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार बोर्ड में। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब तुम्हारा क्या होता है, एसिड और बेस को जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं साथ में, तब साल्ट एंड वाटर निकलता है उससे। तो ये तुम्हारा न्यूट्रलाइजेशन, तुम जो भी रिएक्शन याद कर रहे हो, तुम उसमें एक एग्जाम्पल याद करके चलना। जो भी रिएक्शन तुम याद करोगे उसका तुम्हें एग्जाम्पल एक पता होना चाहिए। इसी तरह से मैंने एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को तुम्हें एग्जाम्पल दे दिया कि NaOH से HCl को रिएक्ट कराने पर NaCl बनता है और H2O बनता है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस एंड एसिड, ये 2 चीजें होनी चाहिए। जबकि तुम्हारा एसिड को जब तुम पानी में डालते
डालते हो तो वो तुम्हारा H+ आयन छोड़ता है, और जब तुम बेस को डालते हो तब तुम्हारा OH नेगेटिव आयन छोड़ता है। और तुम्हारा लिटमस क्या होता है? लिटमस देखो यार, जब भी तुम एसिड को, जब तुम लिटमस जब भी तुम एसिड में लिटमस डालोगे तो वो रेड हो जाएगा, और जब तुम बेस में लिटमस पेपर डालोगे तब वो ब्लू हो जाएगा। तो ये दो चीजें तुम्हें ध्यान में रखनी है, ये एसिड से लिटमस रेड हो जाता है और बेस से तुम्हारा ब्लू हो जाता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना तुम, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तुम्हारा मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, ये तुम्हारा एक्टिविटी है, ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे पेपर में छपा हुआ है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, इसको तुम ध्यान में रखना, ठीक है। ये कभी कभी आ जाता है बोर्ड में, तुमको इसलिए क्लियर कर दो, ये एक्टिविटी आ सकती है, तुम्हारी एक्टिविटीज बहुत सारी बुक में, पर मैंने वही दिया जो तुम्हारे पेपर में छपने वाला है, इस बात की गारंटी है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा ये रिएक्शन है, इसका तुम्हें मन होगा तो याद करना, नहीं तो मत करना, उतना इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये है नहीं वैसे, लेकिन इसका रिएक्शन है इंपॉर्टेंट आता है, कभी कभी आ जाता है, ठीक है। ये एक्टिविटी आती है इंपॉर्टेंट। उसके बाद तुम्हारा आता है एसिड बेस साइड में माइल्ड और नॉन कोरोसिव बेसिक साल्ट, ये तुम्हारा सीबीएसई का सैंपल पेपर का क्वेश्चन छपा हुआ है। तो माइल्ड और नॉन कोरोसिव बेसिक साल्ट तुम्हारा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, तुम ध्यान में रख लेना, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट वहीं से आया है, प्रिपरेशन रिएक्शन, याद रखना। उसके बाद तुम्हारा क्या है? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एडेड टू जिंक ग्रेनुल, देखो वही वाला एक्टिविटी वाला क्वेश्चन 2 नंबर का तुम्हारे सीबीएसई के सैंपल पेपर में छप गया था, तो ये तुम ध्यान में रखोगे। डाइल्यूट जिंक ग्रैन्यूल्स को जब तुम डाइल्यूट HCl में जब तुम जिंक ग्रैन्यूल को डालते हो तो तुम्हारा हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, उससे क्या है, तुम्हारा पॉप साउंड निकलने लगता है जब तुम कैंडल को लेके जाता हो। तो ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें बताना रहता है, ये रिएक्शन बार बार छपता है बोर्ड में, मैं तुमको नहीं बता सकता कितनी बार छपता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं मेटल नॉन मेटल पे, ये भी चैप्टर तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं तुमको पहले क्लियर कर दूं, अगर तुम इतना कर लेते हो यार एसिड बेसिस में तुम्हें महारत हासिल हो जाएगी, महारत तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा एसिड बेसिस में, इतना अगर तुम कर लोगे भाई तुम अपने टॉपर को पीछे छोड़ दोगे एसिड बेसिस में, गारंटी वाली बात है, ठीक है, गारंटी वाली बात है मेरी तरफ से, अगर तुम इतना कर लेते हो। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल पे। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इजी चैप्टर है, 9 मार्क्स का आ रहा भाई, देख लो मार्क्स देख लो, 9 मार्क्स का तुम्हारा आ रहा है। इसमें तुम्हारे 2-3 मार्कर आने वाले, 2-3 मार्कर तुम्हारे आने वाले इसमें, और 3 तुम्हारे MCQ आएंगे, ठीक है। 2-3 मार्कर, एक MCQ, टोटल 9 मार्क्स का तुम्हारा आने वाला है। इसमें तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, भाई ये तुम्हारे पेपर में आ गया, ये 3 नंबर का छप गया तुम्हारे पेपर में, इलेक्ट्रोलाइफ, ये जो डायग्राम तुम्हें दिख रहा है छप गया पेपर में तुम्हारा, इस बात की गारंटी है। तो ये डायग्राम तुम्हारा छप गया पेपर में, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ वाटर, ये तुम्हें प्रोसेस का पता होना चाहिए, ये डायग्राम तुम्हें याद होना चाहिए। सीबीएसई के सैंपल पेपर में आए, छप गया ये तुम्हारे पेपर, गारंटी वाली बात है, आ गया तुम्हारे पेपर, इतना तुम जान लो, इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड है तुम्हारा थर्मिट प्रोसेस। थर्मिट प्रोसेस तुम्हारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, जो तुम्हारे रेलवे ट्रैक्स को जो ज्वाइन किया जाता है वो थर्मिट प्रोसेस से किया जाता है। तुम्हें बस रिएक्शन याद रखनी है, देखो ये रिएक्शन तुम्हें दिख रहा है, ये रिएक्शन को तुम्हें याद रखना बस, और कुछ नहीं करना। ये दोनों चीजें तुम्हारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेटल और नॉन मेटल, यही छपता है पेपर में, गारंटी वाली बात है, आता है तो यही आता है, नहीं तो नहीं आता, गारंटी वाली बात है, ठीक है। तो ये दो चीजें, थर्मिट प्रोसेस, ये रिएक्शन तुम्हें याद रखना, ये डायग्राम तुम्हें याद रखना, ये दो चीजें तुम्हें याद रखनी, ठीक है। फिर हम लोग हम लोग आते हैं अपने थर्ड टॉपिक, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। रोस्टिंग तुम्हारा क्या होता है, जब भी तुम्हारा सल्फाइड हो रहा था तब तुम्हें रोस्टिंग का प्रोसेस यूज करना पड़ता है उससे मेटल निकालने के लिए, और जब तुम्हारा कैल्सिनेशन का यूज किया तब तुम्हारा कार्बोनेट हो रहा था, ठीक है। रोस्टिंग तुम्हारा क्या होता है, जब भी किसी और को हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं उसका मेटल निकालने के लिए, ऑक्साइड निकालने के लिए, तब हम लोग रोस्टिंग का यूज करते हैं। और जब भी हम लोग कैल्सिनेशन प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट बिना ऑक्सीजन के हीट कर देते हैं। तब भी जब हम लोग दोनों प्रोसेस को यूज करते हैं तो हमें ऑक्साइड और मिलता है, जो ये पूरा प्योर नहीं होता। इन दोनों से जब हम लोग सल्फाइड या कार्बोनेट और से जब भी हम लोग निकालते हैं, इतना डिटेल में इसलिए समझा रहा हूं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमारा जब भी ऑक्साइड और निकलता है तो ऑक्साइड और ये प्योर नहीं, इसको प्योर करने के लिए हमें जिंक को कार्बन के साथ हीट करना पड़ता है, फिर से तब हमें प्योर जिंक मिलता है। तो ये रिएक्शन तीनों इंपॉर्टेंट, तुम ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये तुम्हारा कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, ठीक है। रोस्टिंग और इसी तरह से दो रिएक्शन और है तुम्हारे, ये मलकरी वाला और ये तुम्हारा कॉपर वाला, ये भी कैल्सिनेशन रोस्टिंग, उसके बाद तुम्हें कॉपर के साथ हीट करना पड़ता है। ये रिएक्शन तुम्हें याद रखने हैं। ये वाला रिएक्शन तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट भाई, तुम्हारे 3 नंबर में छपने वाला ये रिएक्शन, इतना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, 3 नंबर का आता है ये रिएक्शन, बोर्ड एग्जाम तक आता है, बता दे रहा हूं पहले। तो ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम इसको याद करके रखना, ठीक है। पहली चीज है यार, यहाँ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन लो एक्टिविटी सीरीज, ये दो रिएक्शन तुम्हें बता दी, ये भी वही कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, ठीक है। फिर हम लोग आगे आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। देखो यार फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, तुम्हें पता है मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है, तुम्हें पता है मेटल डक्टाइल होता है, तुम्हें पता है मेटल में लेक्चर होता है, तुम्हें पता है मेटल में डेंसिटी होता है और मेलेबिलिटी होता है। तो मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस होता है यही तुम्हें बताना है। मेटल का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, जैसे तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होता है, तो सारी चीजें तुम्हें पता है, ये इंपॉर्टेंट भी है, कभी कभी बोर्ड में आता भी है, ठीक है। तो इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुम्हारी रिएक्टिविटी सीरीज, ये रिएक्टिविटी सीरीज जैसे कौन किसको डिस्प्लेस करता है, ये इंपॉर्टेंट है। तुम्हें ऐसे ही डायरेक्ट इससे क्वेश्चन तुम्हें आता है, ये डायरेक्ट रिएक्टिविटी सीरीज तुम्हें नहीं लिखनी आती, पर ये तुम्हें याद होना चाहिए कि पूरा का पूरा तुम्हें ऊपर से नीचे तक याद होना चाहिए कौन किसको डिस्प्लेस कर लेता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, ऊपर वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ये वाला कम इंपॉर्टेंट, पर इंपॉर्टेंट है ये रिएक्टिविटी सीरीज, तुम याद कर लेना इसको, ठीक है।
फिर हम लोग आगे आते हैं, हम लोग हमारा आगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड्स। ये इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारा। ये जो तुम्हारा मान के चलो तुम्हें NaCl को रिप्रेजेंट करना, तो ये तुम्हें NaCl को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये तुम्हारे सीबीएसई के सैंपल में छपा हुआ है, 2 नंबर का आता है तुम्हारा, देख लो। तो 2 नंबर का ये तुम्हारा आने वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हें रिप्रेजेंट करना, मान के चलो तुम्हें मैग्नीशियम क्लोराइड को रिप्रेजेंट करना, तो तुम्हें इस तरीके से रिप्रेजेंट करना, देख सकते हो। तुम्हारे एनसीईआरटी से ही निकाला है, इसलिए क्या है कि ये इंपॉर्टेंट है। दोनों के दोनों तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, मुझे पता है, इसलिए मैं तुमको बता दे रहा हूं। तो ये दोनों तुम्हें प्रेजेंट करना इस तरीके से तुम्हें आना चाहिए। इस तरह से ऐसे रिएक्शन हुआ, ये रिप्रेजेंट करना तुम्हें आना चाहिए, ये वाला पूरा जो है, ठीक है। तो ये तुम्हें आना चाहिए, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद तुम्हारा कोरोजन एंड प्रिवेंशन, ये भी चीजें तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट। कोरोजन क्या मतलब? रस्टिंग, जंग लगना। ये तुम्हारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। और इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? पेंट करके उसको प्रिवेंट कर सकते। तुम जंग लगी चीज में पेंट कर दो, प्रिवेंट हो जाएगा। उसमें ग्रीसिंग कर सकते हो, प्रिवेंट हो जाएगा। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? जब भी किसी मेटल में हम लोग जब जिंक की प्लेटिंग करते हैं तो उसको गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। तो इंपॉर्टेंट चीज रहती है। तो उससे क्या होता है तुम्हारा कि उसमें जंग नहीं लगता। उसके बाद तुम्हारा क्रोम प्लेटिंग, तुमने देखा होगा बाइक्स में, कभी कभी बाइक का जो क्रोमियम बहुत चमकता है मेटल, तो क्रोम प्लेटिंग किया हो रहा था मेटल में, जंग नहीं लगे, ठीक है। तो इतनी चीजें करके तुम रस्टिंग से बचा दो। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी कोई बोर्ड में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद रस्टिंग ऑफ आयरन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, तुम पता है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुम्हारा सीबीएसई सैंपल पेपर से 2 क्वेश्चन है। अब देखो यार, ये तुम्हारे सीबीएसई के सैंपल पेपर क्वेश्चन आ गया। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट सोडियम ऑक्साइड? सोडियम ऑक्साइड को कौन सा करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है? तो मैंने तुम्हें बताया था किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाना रहता है पहले ही। तो ये वाला देखो, सोडियम ऑक्साइड को करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तुम्हारे सीबीएसई के सैंपल पेपर है, तुम्हारे प्री बोर्ड में छप सकता है, ये बता दे रहा हूं तुमको। तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर तुमको बनाने आना चाहिए, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट। उसके बाद सेकंड नंबर तुम्हारा क्वेश्चन, विच एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर डैश विल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड? बेसिक ऑक्साइड तुम्हारे ये वाला फॉर्म करके 11 से जो स्टार्ट है, तुम्हारा बुक में टेबल दिया, तुम उसको देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 3 है तुम्हारा, ये 3 मार्कर का आने वाला, सीबीएसई के सैंपल पेपर में दिया हुआ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है तुम्हारा, ये भी 3 नंबर के आने वाला। मैं तुम्हें समझा नहीं सकता अभी ये सारे क्वेश्चन, क्योंकि तुम कर लेना, सीबीएसई के सैंपल पेपर वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए तुम इतने वो कर लेना। अगर ये 4 क्वेश्चन तुम कर लेते हो और जो मैंने तुम्हें बताया वो तुम कर लेते हो, इससे बाहर तुम्हारा कुछ भी नहीं आएगा, इस बात की गारंटी। अगर ये 4 क्वेश्चन मैंने तुम्हें जो लास्ट में दिए वो तुम कर लेते हो, जो पहले बताया, तुम अपने टॉपर को पीछे छोड़ दो, क्योंकि जो आने वाला वही मैं तुमको बता दे रहा हूं क्लियर कट करके। तो तुम अपने टॉपर को पीछे छोड़ ही दोगे। इतना अगर तुम कर लेते हो यार, मेटल नॉन मेटल तुम्हें महारत हासिल हो जाएगी, तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। मेटल नॉन मेटल गारंटी वाली बात है, इतना अगर तुम कर लेते हो तो गारंटी वाली भाई। बस ये 4 क्वेश्चन तुम कर लेना, आगे मैंने जो रिएक्शन दिए बता उतना तुम कर लेना, और कुछ नहीं करना तुमको, ठीक है। हम लोग आते हैं नेक्स्ट चैप्टर हमारा कार्बन एंड कंपाउंड पे, ठीक है। अब ये हमारा कार्बोनेट कंपाउंड नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग आते हैं। ये 10 नंबर का तुम्हारा आने वाला है, उसमें एक 5 मार्कर, एक 4 मार्कर, एक एमसीक्यू, ठीक है। इतनी चीजें तुम्हारी आती है कार्बोनेट्स कंपाउंड पे, ठीक है। तुम्हारा सबसे पहले तुम्हारा कार्बन कंपाउंड में सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है यार, ये एस्ट्रिफिकेशन, ये तुम्हारे 5 नंबर का तुम्हारे पेपर में आने वाला है। ये रिएक्शन 5 नंबर का ये रिएक्शन आ गया तुम्हारे पेपर में, इतना तुम समझ लो। ये एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन इतना इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। इससे ईस्टर फॉर्म होता है जो एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है, ठीक है। तो ये 5 नंबर का तुम्हारे पेपर में आने वाला, इतना तुम समझ लेना, ये जो ईस्टर है तुम्हारा। तो उसके बाद तुम्हारा सपोनिफिकेशन, इसमें यही ईस्टर जो फॉर्म हुआ है ना तुम्हारे यहाँ पर, जो ईस्टर तुम्हें दिख रहा है मेथनॉल के साथ, ये ईस्टर को ये लोग क्या करते हैं, NaOH के साथ रिएक्ट करवा देते हैं। तब तुम्हारा क्या होता है, सोडियम इथॉक्साइड बन जाता है, और यहाँ पर इथेनॉल फॉर्म होता है। 2 चीजें यहाँ, सोडियम इथॉक्साइड और इथेनॉल फॉर्म होता है। ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं तुमको बता दे रहा हूँ, ये दोनों रिएक्शन तुम्हारे 5 नंबर के आने वाले पेपर में तुम्हारे गारंटी वाली बात है, प्री बोर्ड में छपने वाला ये रिएक्शन तुम्हारा 5 नंबर का, जान लेना तुम इस बात को, इतना इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन तुम्हारा। तो ये रिएक्शन और ये रिएक्शन दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुम्हारा कम इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन तुम्हारा क्या होता है मैं तो वो पहले क्लियर कर दूं। पहले हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं, इससे कलर थोड़ा नजर नहीं आता सही से, तो हम लोग थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन तुम्हारा क्या होता है, मैं पहले एल्कोहल को जो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन कैसे होता है, ये इथेनॉल का यहाँ पर ऑक्सीडेशन कर रही है, एल्कलाइन KMnO4 को हीट कर रहा है और एसिडिफाइड K2CrO7 के साथ हीट करते हैं जब, तो ये तुम्हारा इथेनॉइक एसिड बन जाता है, ठीक है ना। तो इथेनॉल को जब करते हैं तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये भी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, तुम्हारे सीबीएसई के सैंपल में छपा हुआ है ये भी रिएक्शन। तो ये भी रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार बोर्ड में आ चुका है, मेरा ध्यान नहीं था, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैं तुमको पहले क्लियर कर दूं, ये जो KMnO4 वाला K2CrO7 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यार, इतना इंपॉर्टेंट है मैं तुमको बता नहीं सकता। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 रिएक्शन। उसके बाद तुम्हारे एडिशन रिएक्शन, वो एक कम इंपॉर्टेंट वाला रिएक्शन है, तो इसको तुम कर भी सकते हो, जो तुम्हारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। निकल कैटालिस्ट इसमें रहता है, जो कैटालिस्ट क्या होता है, जो रिएक्शन के स्पीड को तेज कर देता है, ठीक है।
तो ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए इतना रिएक्शन। उसके बाद तुम्हारा आ गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको तुम्हारा क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन भी बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, ठीक है। तो यहाँ क्लोरीन को क्या, मीथेन को क्लोरीन से रिएक्ट करवाया जाता है सनलाइट के प्रेजेंस में, तो तुम्हारा ये HCl बनता है और मिथाइल क्लोराइड बनता है, ठीक है। दो चीजें बनती है, इंपॉर्टेंट है। फिर रिएक्शन ऑफ मिथेनॉल में, ये रिएक्शन ऑफ मिथेनॉल भी, ये भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि सोडियम इथोक्साइड उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना पहले के 5 है, मैं तुमको पहले क्लियर कर दूं कार्बन कंपाउंड में, ठीक है। तो ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, ये भी रिएक्शन अच्छे रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके बाद तुम्हारा रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड टू सैचुरेटेड, ये भी तुम्हारे 4 मार्क्स का ये रिएक्शन छप जाता है। ये तुम्हारा आया हुआ CBSE के सैंपल पेपर 4 नंबर का छपा हुआ है, तो तुम ध्यान में रखना, याद रखना, ये रिएक्शन को इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। 4 नंबर का छपा हुआ तुम्हारे CBSE के सैंपल पेपर में, तुम्हारे प्री बोर्ड में भी आने वाला है, ठीक है। फिर हम लोग आगे चलते हैं। आ गया तुम्हारे ये तुम्हारा कंबशन रिएक्शन। अब ये कंबशन रिएक्शन तुम्हारा उतना इंपॉर्टेंट रहता नहीं, इसलिए तुम एक को याद करो, 2 को याद करो, कम इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट रहता आता है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये तुम्हारा बार बार आ जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसका वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, वर्सेटाइल कार्बन इतना वर्सेटाइल नेचर का क्यों, उसमें क्या है, टेट्रा कोवैलेंसी, उसकी वैलेंसी 4 होती है। फिर कैटिनेशन को फॉलो करता है, वो तुम्हारा बोर्ड में क्वेश्चन है, व्हाट इज कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है, कोई भी कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है जो लॉन्ग चेन और ब्रांचेस बना सकता है, लंबे लंबे चेन बना लेता है कार्बन, वही उसी को कैटिनेशन की प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। क्लियर बात। उसके बाद तुम्हारा आइसोमेरिज्म इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुम्हारा पॉलीमराइजेशन इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद यूजेस ऑफ एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड, ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है यार, यूजेस तुम्हें पता होने चाहिए कि किसका अल्कोहल, इसका अल्कोहल बनाने में यूज होता है, किस किस चीजों में परफ्यूम बनाने में भी यूज होता है। तो ये चीजें तुम्हें याद रहनी चाहिए कि किस किस चीजों में इथेनॉल और इथेनोइक एसिड का यूज होता है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा सोप्स एंड डिटर्जेंट, ये भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। इसमें तुम्हारे ईस्टर को, वही वाला तुम्हारा सपोनिफिकेशन रिएक्शन है, ईस्टर को तुम्हें जब रिएक्ट कराया जाता है NaOH के साथ, तुम्हारा इथेनॉल बनता है और सोडियम इथोक्साइड बनता है, ठीक है। तो ये सोप सपोनिफिकेशन है। और ये वाला तुम्हें याद होना चाहिए, मिसेल वाला, ये जो तुम्हारा कैसे डर्ट को छुड़ाया जाता है, ये तुम्हारे कुछ NCERT में लाइनें लिखी, सारी लाइनें तुम्हें याद होनी चाहिए। बोर्ड में आया था 55 नंबर का छप जाता है, देख लो यहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है, मैं तुमको क्लियर कर दूं, 5 नंबर का छपता है ये बोर्ड में, 5 नंबर का, ठीक है। तो समझ लेना तुम, तो इतना आता है, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। और कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप आते हैं, हेलोजन आते हैं, और तुम्हारा क्लोराइड, ब्रोमाइड, इस तरीके से। उसके बाद तुम्हारा एल्कोहल, हेलोजन, क्रीटोन्स, एल्डिहाइड्स, अल्केन्स और अल्कीन्स, इतने सारे तुम्हारे आते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। तुम कर लेना, 1 नंबर या 2 नंबर का तो उससे ज्यादा नहीं आता, बहुत बच्चे माथा फोड़ते रहे भाई नोमेनक्लेचर भाई 1 से 2 नंबर का आने वाला, उतना ध्यान नहीं देना, लेकिन कर लेना तुमको, ठीक है, वो गारंटी वाली बात। उसके बाद हम लोग आते हैं इस तरीके से नोमेनक्लेचर, 3 NCERT में दिए, तीनों तुम कर लेना, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा एलिमेंट है 50% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन थर्ड शेल एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन 14, ये तुम्हारा CBSE का सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, इसका 14 आंसर है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं तुमको बता दिया। उसके बाद तुम्हारे कुछ और क्वेश्चन है CBSE के सैंपल, भाई तुम इनको कर लेना, क्योंकि तुम्हारे प्री बोर्ड में CBSE के सैंपल क्वेश्चन डायरेक्ट छप सकते हैं, क्लियर मैं बता रहा हूं। इतना तुम कर लोगे भाई, टॉपर तुम्हारा पीछे, तुम आगे गए, तुमको पता है क्या छपने वाला है, गारंटी वाली, ये सारे छप सकते हैं तुम्हारे। उसके बाद तुम्हारा राहुल वाला ये क्वेश्चन है, ये भी तुम इंपॉर्टेंट कर लेना इसको तुम। उसके बाद ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तुम कर लेना, ये तुम्हारा ये वाला है ईस्टर वाला क्वेश्चन, ये भी तुम कर लेना। फिर तुम्हारे ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तुम कर लेना। फिर IUPAC नेम देखो 1 नंबर का आया हुआ है यहाँ पर, 4 नंबर का, ये 5 नंबर का क्वेश्चन तुम इसको कर लेना, और मैं लगा हुआ है, और ये 4 नंबर का क्वेश्चन तुम इसको, इतना अगर तुम कर लोगे यार तो तुम्हारा कुछ भी नहीं छूटेगा। और तुम्हारे कुछ और क्वेश्चन होंगे, मैं तुमको क्लियर कर रहा हूँ। व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, ये भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल, ये NCERT क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट आ सकता है। हाउ व्हाई डज मिसेल फॉर्मेशन लाइक अ प्लेस ऑफ सोप एडेड टू अ वाटर, ये भी NCERT का क्वेश्चन है, तुम कर लेना, 3 नंबर का, ये भी छपता है बोर्ड में। उसके बाद एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन, यही वाला क्वेश्चन है, दोनों ही सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप का तुम्हें मैकेनिज्म बताना पड़ेगा, सपोनिफिकेशन रिएक्शन लिखना पड़ेगा, 5 नंबर का आता है बोर्ड में, तुम जान लेना इस चीज को, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या, गिव अ टेस्ट दैट कैन बी यूज्ड डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, ये क्वेश्चन कम आता पर इंपॉर्टेंट है, इतना अगर तुम कर ले तो कार्बन कंपाउंड खत्म। कार्बन कंपाउंड बहुत बड़ा चैप्टर था, पर मैंने तुम्हें 10 से 12 क्वेश्चन में खत्म करवा दिया है। इतना बड़ा चैप्टर था, 10 से 12 क्वेश्चन में खत्म कर, कोई बड़ी डील नहीं, 10 नंबर है, 10 से 12 क्वेश्चन कोई बड़ी डील नहीं, तुम आराम से कर सकते हो और तुम महारत हासिल कर सकते हो कार्बन कंपाउंड, कोई तुम्हें नहीं रोक पाएगा। अगर तुम इतनी चीजें कर ले तो मैं ही तुम मानो, कोई नहीं रोका। मुझे 5 सालों का एक्सपीरियंस है, तुम्हारे भैया को तुम्हें पता है, इससे बाहर कुछ आ ही नहीं सकता, गारंटी। बस एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन और सपोनिफिकेशन रिएक्शन को याद कर लेना, तुम्हारे पेपर में छपने वाला हो, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा रिप्रोडक्शन। मुझे नहीं लगता यार कि तुम्हें रिप्रोडक्शन पढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि मैं इस बात की गारंटी पहले से ले लेता हूं कि मैं पेपर लीक करूं नहीं करूं, कोई भी क्वेश्चन आएगा तुम उसको लिख दोगे, मुझे पता है, तुम्हें एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है रिप्रोडक्शन में, तो मैं ये गारंटी ले लेता हूं यार कि तुम जो रिप्रोडक्शन में कोई भी क्वेश्चन आएगा तुम पहले उसको कर दोगे। मुझे बताने की जरूरत नहीं, तुम इतना ज्यादा एक्सपीरियंस हो कि गारंटी वाली बात है कि इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तुम कर दोगे, मुझे पता है, ठीक है। तो ये 5 नंबर जो तुम्हारे 8 नंबर का रिप्रोडक्शन से आ रहा है, मैं समझ लेता हूं कि तुम्हारी झोली में आ गए 8 नंबर।
तो ये 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, एक 2 नंबर का और एक एमसीक्यू। तो इतना अगर तुम्हारा आएगा तो तुम कर लोगे, मैं तुम समझ रहा हूं, मैं तुम्हें मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। चलो ठीक है यार, हम लोग मजाक से हट के बात करते हैं। तो हम लोग आते हैं रिप्रोडक्शन चैप्टर पे, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन सबसे पहले हमारा सबसे पहले आता है डेफिनेशन। डेफिनेशन तो हमारा क्या है, रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन सबसे पहले रिप्रोडक्शन पहला डेफिनेशन, ठीक है। फिर फर्टिलाइजेशन दूसरा, फिर तुम्हारा क्या पॉलिनेशन, फिर तुम्हारा प्यूबर्टी और तुम्हारा एडोलसेंस। ये 4 डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं, कलर नजर नहीं आ रहा मेरे को, तो कलर हम लोग बदल लेते हैं, ठीक है। येलो कलर ले लेते हैं, ये नजर आएगा, ठीक है। येलो कलर दिख रहा है, ठीक है। तो इतनी चीजें हमारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ये तुम्हारा डायग्राम तुम्हें पता होना चाहिए। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बार बार आ जाता है तुम्हारा ये डायग्राम। जिस साल मैं बोर्ड में था उस साल भी आया था, ये इंपॉर्टेंट होता है। फिर तुम्हारा डिफाइन एंड फंक्शन, तुम्हें क्या टेस्टिस का पता होना चाहिए, स्क्रोटम का पता होना चाहिए, यूटेरस का पता होना चाहिए, वास्ट डिफरेंसेस। ये 4 चीजों का तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। इसका फंक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं। आगे भी तुम्हें यही सारे डेफिनेशन फंक्शन, तुम्हारा प्रोस्टेट ग्लैंड का पता होना चाहिए, सेमिनल वेसिकल का पता होना चाहिए, सीमन क्या होता पता होना चाहिए, और तुम्हारा स्पर्म क्या होता तुम्हें पता होना चाहिए। इतनी चीजें तुम्हें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फंक्शन पता होने चाहिए बायोलॉजी में, डेफिनेशन नहीं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नहीं, इसमें फंक्शन पता होने चाहिए। यहां पर स्क्रोटम का क्या फंक्शन है, तो स्क्रोटम क्या करता है, लो टेम्परेचर प्रोवाइड करता सीमन को, कि वो सीमन वहां पर उसका प्रोडक्शन हो सके, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी बता देता हूं कि तुम्हारा डेफिनेशन एंड फंक्शन इंपॉर्टेंट है। इसका ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फीमेल का कम है, ठीक है। बता दे रहा हूं पहले। उसके बाद तुम्हारा क्या है, मेंस्ट्रुएशन, जो तुम्हारा पीरियड्स होते हैं वो वाला है, वो उसका डेफिनेशन पता होना चाहिए तुम्हें। ओवरी का डेफिनेशन पता होना चाहिए, फेलोपियन ट्यूब पता होना चाहिए तुम्हें। उसके बाद तुम्हारा यूटेरस क्या होता है पता होना, फिर तुम्हारा वेजाइना पता होना चाहिए, कैर्विक्स पता होना चाहिए, ओव्यूलेशन पीरियड पता होना चाहिए। उसके बाद तुम्हारा इंप्लांटेशन, जो प्लेसेंटा जो तुम्हारा इंप्लांटेशन होता है वो तुम्हें पता होना चाहिए। उसके बाद तुम्हारा प्लेसेंटा, इतनी चीजें तुम्हें पता होना चाहिए। इंप्लांटेशन और प्लेसेंटा, ठीक है, 2 चीजें पता होनी चाहिए, बार बार बोर्ड में आता है, ठीक है। इतनी चीजें तुम्हें पता होना चाहिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार बोर्ड में आता है। उसके बाद तुम्हारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तुम्हारा 3-4 चीजें जो बोर्ड में बार बार आ जाती है। तुम्हारा पहला फिजन, फिजन तुम्हारा 2 तरह का, एक बाइनरी एक मल्टीपल। बाइनरी फिजन तुम्हारा अमीबा में होता है, मल्टीपल तुम्हारा प्रोटोजोआ में होता है, ठीक है। 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर तुम्हारा बडिंग, बडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट, बडिंग में तुम्हारा ईस्ट में होता है, यूनिसेलुलर में होता है, एक ईस्ट में होता है, जो मल्टीसेलुलर में होता है वो हाइड्रा में होता है। इसका तुम्हारा डायग्राम आता है, मैं आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। फिर तुम्हारा आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में तुम्हारा स्पोर्जिया में जो तुम्हारा फ्रेगमेंटेशन तो कट जाता है जो तुम्हारा, और अलग अलग हो जाता है, मतलब जिंदा बच जाता है, ठीक है। तो उसका तुम्हारा रीजनरेशन इन प्लेनेरिया, प्लेनेरिया को तुम 3 भाग में काट दो, तीनों बच जाएंगे, 3 अलग अलग प्लेनेरिया बन जाएंगे। तो तुम्हारा रीजनरेशन प्लेनेरिया में होता है, तुम्हारा होम लिजर्ड में भी होता है वो चीजें, ठीक है। उसका बाद तुम्हारा स्पोरुलेशन, स्पोर फॉर्मेशन राइजोपस में होता है, जो ब्रेड के ऊपर निकल जाती है, तो इसमें होता है, इसको तुम ध्यान में रखना। फिर तुम्हारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो पोटैटो और बनाने में होता है, तुम्हारे सीबीएसई के सिंबल पर छपा हुआ है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तो ये भी इंपॉर्टेंट, इतनी चीजें तुम्हारे इंपॉर्टेंट है एसेक्सुअल में, ठीक है। फिर तुम्हारा आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट, ये डायग्राम तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। ये जो डायग्राम तुम्हें दिख रहा है, ये तुम्हारा कैसे तुम्हारा पोलन ग्रेन्स में तुम्हारा जनरेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स इन स्टिग्मा, इसका तुम्हें फंक्शन भी पता होना चाहिए, कैसे होता है ये भी पता, ये डायग्राम तुम्हें आना चाहिए, बस तुम्हें इतना पता है। ये डायग्राम तुम ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है तुम्हारा एसेक्सुअल में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डायग्राम। उसके बाद तुम्हारा सेक्शन ऑफ फ्लावर, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, तो ये भी सेक्शन ऑफ फ्लावर भी दिया है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका तुम्हें कैसे होता है और सेक्शन ऑफ इसका तुम्हें कैसे फंक्शन क्या होता है, कैसे होता है पोलन ग्रेन्स का जनरेशन, और ये डायग्राम, दोनों चीजें तुम्हें आती है, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। रिप्रोडक्टिव हेल्थ तुम्हारा पता ही होना चाहिए तुम्हें यार, कि नीड ऑफ मेथड टू फैमिली प्लानिंग वाला तुम्हारा तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ। उसके बाद तुम्हें मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन भी तुम्हें पता होनी चाहिए, कैसे कैसे मेथड होते हैं कॉन्ट्रडिक्शन करने के लिए। उसके बाद तुम्हारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडीज, ये भी तुम्हें पता होनी चाहिए। गोनेरिया, स्टिपसिल्स और एड्स, ये 3 चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। 3 एग्जाम्पल होते हैं इसके, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा एक क्वेश्चन है, फार्मर वांट्स टू ग्रो बनाना प्लांट जनरली सिमिलर इनफ टू प्लांट्स ऑलरेडी अवेलेबल इन अ फील्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा मेथड यूज करेगा, तो ये तुम्हारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन यूज करेगा बनाना प्लांट यूज करने बनाने के लिए। सीबीएसई के सैंपल पर क्वेश्चन छपा हुआ है, ठीक है। फिर हम लोग आगे बात करते हैं, आगे हम लोग स्टेट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस लीड फ्रूट फॉर्मेशन इन प्लांट, ये भी सीबीएसई के सैंपल पर क्वेश्चन कर लेना इसको तुम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इतना तुम कर लेना। उसके बाद तुम्हारे ये भी सीबीएसई के सैंपल पर वास्ट डिफरेंसेस ऑफ मैन आर इज प्लग्ड, ये तुम्हारा कंडीशन दे रहा है। इसके बाद बोल रहा तुम्हें होगा क्या, प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल्स आर नॉट फंक्शनल, तो ये सब करने से तुम्हारा होगा क्या, सीमन का प्रोडक्शन सीमन बाहर नहीं आएगा, इतनी चीजें होगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज, तुम्हारा एग इज नॉट फर्टिलाइज इन मेल, तो तुम्हारा प्लेसेंटा कैरी नहीं होगा, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इतना तुम्हें कर लेना। तुम्हें डीप में नॉलेज होनी चाहिए, वो नॉलेज तुम्हें है, मुझे पता है, ठीक है। तो इतनी चीजें तुम्हें पता है, ये सारी चीजों को तुम कर लेना, सही से सीख लेना, मतलब कि तुम्हें दिमाग लगा के आंसर देना है, ठीक है। ये थोड़ा इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तुम्हारा सैंपल पेपर में 5 नंबर कैरी करता है, इसलिए मैं तुमको दिमाग लगाने पहले बता दे रहा हूँ, 5 नंबर कैरी करता है, ठीक है, वो तुम्हें फ्री के मिल जाएंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द
फिर तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है why vegetative propagation is practiced in growing some types of plant। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। why DNA कॉपीज इज एसेंशियल प्रोसेस फॉर रिप्रोडक्शन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या, ये 3 नंबर का आता है तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या, हाउ डज द एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट इनसाइड द मदर्स बेबी, एम्ब्रियो कैसे नरिशमेंट लेता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे प्लेसेंटा से अटैच हो जाता है तुम्हारा एम्ब्रियो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, इसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है, हाउ डज द मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑकर, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा पीरियड्स ऑकर कैसे होते हैं। उसके बाद व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल, ये भी क्वेश्चन तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं। उसके बाद तुम्हारे कुछ डायग्राम से चैप्टर तुम्हारा खत्म, 8 नंबर तुम्हारे जेब में, ठीक है। कुछ डायग्राम, सबसे पहले मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम इंपॉर्टेंट डायग्राम ये आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, पहले मैं तुमको क्लियर कर दूं। उसके बाद तुम्हारा फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, ये भी तुम्हारा हाइड्रा, ये 3 ही डायग्राम इससे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 3 डायग्राम तुम्हारे आ सकता है, ऊपर तुम्हारा पोलन ग्रेन वाला, इतना ही डायग्राम तुम्हारे, इससे अलावा कुछ नहीं है, गारंटी वाली बात है, ठीक है। इतना अगर तुम कर लेते हो भाई, रिप्रोडक्शन में तुम्हें महारत हासिल हो जाएगी और होगी भी, मुझे पता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, आगे हमारा हेरिडिटी वाला, हेरिडिटी एवोल्यूशन में तुम लोग आते हैं। उसके बाद हमारा 9 मार्क्स का आ रहा भाई हेरिडिटी, 9 एक 4 मार्कर, एक 3 मार्कर और 2 MCQ, ठीक है। तो हमारा डिफिनेशन पहले इंपॉर्टेंट है हेरिडिटी में, डेफिनेशन तुम्हारा हेरिडिटी, क्रोमोसोम, जीन, उसका डोमिनेंट जीन, रेसेसिव जीन, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, वेरिएशन और म्यूटेशन, इतने डेफिनेशन तुम्हारे इंपॉर्टेंट है हेरिडिटी में, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर, ठीक है। इतने डेफिनेशन तुम्हारे आने वाले हेरिडिटी में, इतनी चीजें तुम्हारी आएगी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद सेक्स, भाई ये आ गया पेपर में, ये जो तुम्हारा जिस सेक्स डिटरमिनेशन ये छप गया पेपर में, गारंटी वाली बात है, ये आ गया तुम्हारा पेपर में, इतना इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारा सेक्स डिटरमिनेशन कैसे होता है, 50% गर्ल का चांस रहता है, 50% बॉय का चांस रहता है। उसमें तुम्हारा क्या है, 44 प्लस XX से गर्ल होता है, 44 प्लस XY से बॉय होता है, ये दोनों मिला के तुम्हारा होता है, तुम्हें पता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुम्हारा क्या है, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये तुम्हारे पेपर में छपने वाला है, मैं तुमको पहले क्लियर कर दूं, तुम्हें आना चाहिए कि 4 नंबर का तुम्हारे आने वाला है। ये दो पहले तुम्हारा F1 जनरेशन तुम्हें पता होना चाहिए, F1 जनरेशन, उसके बाद तुम्हें F1 F2 जनरेशन भी पता होना चाहिए। F1 जनरेशन पहले ये 2 को ब्रीड करते हैं, उसके बाद तुम्हारे आगे की जो ब्रीडिंग होती है वो तुम्हें पता होनी चाहिए, दोनों F1 F2, उसके बाद ब्रीडिंग को गिन के ये रिजल्ट लिखते हैं, तो ये तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है, कैसे क्रॉसिंग किया जाता है, यही वाला तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। पूरी बुक में तुम्हारा कुछ इंपॉर्टेंट है तो यही वाला क्रॉसिंग इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, तुम समझ लेना इस चीज को, गारंटी वाली बात है, ये तुम्हें रट लेना हो, ये पेपर में आने वाला है, ठीक है, क्लियर बात। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तुम्हारा हेरिडिटी एवोल्यूशन में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गर्ल और अ बॉय बीइंग बोर्न इन अ फैमिली जस्टिफाइड, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भाई, 3 नंबर का छपा हुआ है सीबीएसई के एग्जाम, भाई आ गया, ये क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पेपर में, ये जो क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है, ये जो क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पेपर में, लिख लो अभी तुम, ये क्वेश्चन छपने वाला तुम्हारे प्री बोर्ड के पेपर में, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुम्हारा ये वाला सेक्शन, ये तुम्हारा सीबीएसई के सैंपल पर क्वेश्चन है, जो 4 नंबर का तुम्हारा आया हुआ सीबीएसई के सैंपल पर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तुम्हारे ईयर वाला, वही तुम्हारा क्रॉस वाला है कि किसका कितना होगा, क्या होगा, नहीं होगा, ये सीबीएसई के सैंपल पर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन तुम कर लेना इसको, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा हाउ डू सेक्स ऑफ अ चाइल्ड डिटरमाइन इन ह्यूमन बीइंग्स, ये वही वाला क्वेश्चन है, सेक्स में ऊपर वाला मैंने जो बताया, ये क्वेश्चन बार बार आता है भाई 3 नंबर में, देख लेना, इसलिए मैं बार बार तुमको बोल रहा हूं, बार बार एम्फसाइज कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा हाउ डज द क्राइटेरिया ऑफ वेरिएशन ऑफ स्पीसीज प्रमोट सर्वाइवल, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाउ डज मेंडल्स एक्सपेरिमेंट सो दैट इट मे बी डोमिनेंट और रिसेसिव, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन तुम्हारा एनसीईआरटी के 4 नंबर का जो आता है ये क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर का एनसीईआरटी के बुक में तुम्हारा दिया हुआ है, इतना तुम कर लेते हो चैप्टर तुम्हारा खत्म, ठीक है। पहला चैप्टर हमारा लाइफ प्रोसेस, जो तुम्हारा 6 नंबर का आता है, एक 3 मार्कर, एक 2 मार्कर, एक MCQ इससे बनता है, ठीक है, इतना तुम्हारा आता है। बायोलॉजी में इसमें तुम्हारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा फंक्शन है, कोई भी चीज का फंक्शन, डेफिनेशन नहीं, बायोलॉजी में फंक्शन इंपॉर्टेंट होता है, मैंने पहले बता दिया, सिर्फ फंक्शन पूछा जाता है, डेफिनेशन नहीं पूछा जाता। तो फंक्शन क्या था, फंक्शन ऑफ तुम्हारा क्या, पहला फंक्शन ऑफ हार्ट, तुम लिख के रख लेना भाई, तुम्हारा फंक्शन ही आएगा, मुझे 5 सालों का एक्सपीरियंस है, मुझे पता है, ठीक है। तो पहली बात ये, तो फंक्शन ऑफ हार्ट, फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो तुम्हारा 3 डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं तुम्हारा, एक लाइपेज होता है, एक ट्रिप्सिन होता है और एक एमाइलेज होता है, ठीक है। तो 3 डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, ये तीनों का फंक्शन तुम्हें पता होनी चाहिए। उसके बाद तुम्हारा क्या है, बाइल जूस, फिर तुम्हारा लिवर, फिर तुम्हारा पेनक्रियाज, उसके बाद तुम्हारा किडनी का फंक्शन पता होना, फिर तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें जो विली होता है उसका फंक्शन तुम्हें पता होना चाहिए, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद तुम्हारा सेलेवा, उसके बाद तुम्हारा स्टमक, उसके बाद तुम्हारा एल्वियोली, उसके बाद तुम्हारा ब्लड, उसके बाद तुम्हारा लिम्फ, उसके बाद तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपीरेशन, उसके बाद तुम्हारा ग्लाइकोलाइसिस, उसके बाद तुम्हारा स्टोमाटा, उसके बाद तुम्हारा एटीपी, इतनी चीजों का तुम्हें फंक्शन पता होना चाहिए, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फंक्शन। इसके फंक्शन तुम्हारे आते हैं, फालतू चीजों के बारे में हम लोग बात नहीं करें, जो आता है उसी के बारे में बात करें, ठीक है।
इतना अगर तुम कर लो कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक है। फिर तुम्हारे कुछ डिफरेंस बिटवीन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। पहला तुम्हारा रेस्पिरेशन में एरोबिक और एनारोबिक दोनों को, तुम्हारा एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, एनारोबिक क्या होता है जो एब्सेंस में होता है, ठीक है। तो ये दोनों का तुम्हारा डिफरेंस पता होना चाहिए। फिर आरबीसी डब्ल्यूसीसी, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी रेड ब्लड और व्हाइट ब्लड सेल का तुम्हें डिफरेंस पता होना चाहिए। उसके बाद तुम्हारा ब्लड एंड लिम्फ का तुम्हें डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा वेन, आर्टरी और कैपिलरी इसका डिफरेंस पता होना चाहिए। उसके बाद तुम्हारा हेट्रोटॉपिक एंड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ये दोनों चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। उसके बाद तुम्हारा एक रिएक्शन है जो तुम्हारा कैसे फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, ये भी कभी कभी आ जाता है, इंपॉर्टेंट है, तुम्हें इसको भी करना है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है आखिरी, उसके बाद तुम्हारा क्या है डायग्राम्स। डायग्राम्स इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। डायग्राम तुम्हारा 3 नंबर का हार्ट का डायग्राम आता है, बार बार ये डायग्राम आता है, बोर्ड एग्जाम बार बार आता है। तो ये हार्ट वाला डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारा। ये डायग्राम तुम्हारे आने वाला है प्री बोर्ड में भी, समझ के चलना तुम। तो ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, तुम्हें सिर्फ डायग्राम आना चाहिए इसका, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है नेफ्रॉन का डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम कभी कभी आ जाता है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम का भी बोर्ड में आता है कभी कभी, ठीक है। हार्ट वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट आते हैं तुम्हारा फिर डायग्राम है डबल सर्कुलेशन। व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन भी आता है तुम्हारा 3 नंबर का, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, और ये वाला तुम्हारा डायग्राम भी पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा स्टोमेटल पोर का ओपन एंड क्लोज स्टोमेटल पोर उसका डायग्राम आता है तुम्हें 3 नंबर का आता है, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तुम्हारे कुछ क्वेश्चन है। जनरली फूड इज ब्रोकन एंड एब्जॉर्ब विद इन द बॉडी विद ऑर्गेनिज्म इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन आउटसाइड द बॉडी करके करता है। तो ये मशरूम वाला है तुम्हारा सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाला जो आउटसाइड बॉडी के तरीके से लेता है, ठीक है। तो एक मार्क तुम्हारे सीबीएसई के सैंपल में छपा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग द यूरिन इन बॉडी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेम द ऑर्गन्स दैट स्टोर्स एंड रिलीज यूरिन। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई, तुम्हारे सीबीएसई के सैंपल पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड में आने वाला है, तुम जान लेना, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है व्हाट डज द आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल्स वेयर एज द वेन्स हैव स्मॉल वॉल्स। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तुम्हारे प्री बोर्ड में। ये दोनों क्वेश्चन आने वाले, ये दोनों क्वेश्चन 3 नंबर का और 2 नंबर का, ये दोनों आने वाला तुम्हारे प्री बोर्ड। लिख के लिख लो तुम, ये दोनों क्वेश्चन तुम्हारे आने वाले प्री बोर्ड में, लिख लो तुम ये चीजें, ये दोनों क्वेश्चन तुम्हें दिख रही है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है how are the fat digested in our bodies, where does the purpose of taking in place। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है तुम्हारे, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है व्हाट इज द नेसेसिटी। देखो लाइफ प्रोसेस बड़ा चैप्टर है पर उतने मार्क्स का इस बार नहीं आ रहा है, ऐसे 10 मार्क्स का आया करता था, पर इस बार सीबीएसई इसको कम प्रायोरिटी दे रही है। मैं तुमको पहले बता दे रहा हूँ, लाइफ प्रोसेस पहले 10 मार्क्स का आता था, अभी 6-7 मार्क्स का आएगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है, क्योंकि इस बार सैंपल पेपर सीबीएसई ने कम प्रायोरिटी दिया उसको, ठीक है। तो इस बार ये पर तुम ध्यान रखना। व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ कंडीशन ऑफ ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड इट्स प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट्स। ये भी कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तुम देख के रखना। हाउ आर द एल्वेली डिजाइन टू मैक्सिमाइज गैसेस एक्सचेंज। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द डबल सर्कुलेशन। देखो डबल सर्कुलेशन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल सर्कुलेशन ध्यान में रखना। व्हाट इज द नेसेसिटी कंडीशन फॉर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है सब। व्हाई इज द स्मॉल इंटेस्टाइन है डिजाइन टू एब्जॉर्ब एंड डाइजेस्टेड फूड। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, विली के थ्रू डाइजेस्ट करता है फूड को, ठीक है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है। उसका तुम्हारा व्हाट इज द नेसेसिटी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन। व्हाट इज द नेसेसिटी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन, ठीक है। मैं क्लियर कर दूं पहले। हाउ इज द फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख के रखना। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेफ्रॉन वाला क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आ सकता है। उसके बाद तुम्हारा हेट्रोट्रॉपिक, दो तरह के न्यूट्रिशन होते हैं। पहला तुम्हारा ऑटोट्रॉपिक, चैप्टर खत्म हो चुका है तुम्हारा अभी, लेकिन तुम्हारा 2 तरह के न्यूट्रिशन होता है, मैं तुमको लास्ट समझा दे रहा हूँ। ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक में तुम्हारा 3 तरीके का आता है। एक तुम्हारा सेप्टोट्रॉपिक जो तुम्हारा फंगी वगैरह है, फिर तुम्हारा एक होलो पैरासाइटिक आता है जो मस्क्यूटो वगैरह जो पैरासाइट लेके चलता है, और तुम्हारा होलोजोइक जो ह्यूमन बीइंग होते हैं। तो इन 3 तरह का तुम्हारा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और तुम्हारा एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है जो तुम्हारे प्लांट में होता है। तो ये 2 तरह के न्यूट्रिशन तुम्हारे होते हैं, पहले वाले में 3 होते हैं और नीचे वाले में 1 होते हैं, ठीक है। तो 4 तरह के तुम समझ लेना टोटल, ठीक है। उसमें 3 तरह के, इसमें 2 तरह के। इतना कर लेते तुम भाई, तुम्हारा लाइफ प्रोसेस में तुम एकदम, तुम्हें कोई बीट नहीं कर पाएगा लाइफ प्रोसेस, गारंटी वाली बात है। महारत हासिल फिर तुम्हें हो जाएगी लाइफ प्रोसेस में। इतना अगर तुम कर लोगे भाई, कुछ नहीं छूटेगा तुम्हारा, सब कुछ कवर कर दिया, इससे बाहर कुछ नहीं आता। तुम्हारा टीचर चाह के भी नहीं दे सकता इससे बाहर। ये तुम्हारी बात की गारंटी, अगर तुम इतना कर लेते हो, जो क्वेश्चन मैंने दिया तुम कर लेते हो, एनसीईआरटी कवर है, सैंपल वर्कर सब कुछ कवर है। इतना अगर तुम कर लेते हो, सिर्फ यही वाला तुम्हारा आने ही वाला है, ठीक है, बस इतनी गारंटी, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, नेक्स्ट चैप्टर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं क्योंकि कलर नजर आ नहीं रहा है। कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं। 10 नंबर का तुम्हारा आने वाला, भाई साहब देख रहे हो, 10 नंबर का आने वाला कंट्रोल कोऑर्डिनेशन तुम्हारा, 10 नंबर का, बहुत ज्यादा होता है भाई। 80 मार्क्स का तुम्हारा पेपर होता है, 10 नंबर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, मतलब तुम समझ रहे हो। तो 10 नंबर का तुम्हारा कंट्रोल, एक तुम्हारा 5 नंबर का, एक 3 मार्क का, 2 एमसीक्यू तुम्हारे आने वाले। हो सकता है ये 3 एमसीक्यू में भी कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। 10 से 11 नंबर का तुम्हारा आने वाला। इस बार सीबीएसई कंट्रोल कोऑर्डिनेशन को ज्यादा प्रायोरिटी दे रही, ज्यादा तवज्जो दे रही, तुम्हें भी देना है, ठीक है, समझ लेना। तो लाइफ प्रोसेस से ज्यादा, और चैप्टर भी इजी है तुम्हारा,
उसके बाद तुम्हारा क्या है इसमें डेफिनेशन, डेफिनेशन तुम्हारा क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन पहला, उसके बाद तुम्हारा सिनेप्स, उसके बाद तुम्हारा न्यूरॉन, फिर तुम्हारा रिफ्लेक्स एक्स, रिफ्लेक्स आर्क और उसके कंपोनेंट। ये दो चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है और उसके कंपोनेंट क्या होते हैं, ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है, डेंड्राइट, साइटोन, एक्सॉन और स्टिमुलस। देखो यार तुम्हें नेफ्रॉन के ना स्ट्रक्चर पता होना, ये जो तुम्हारा जो न्यूरॉन रहता है उसके तुम्हारे स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में क्या क्या रहता है मैं आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। फिर तुम्हारा स्टिमुलस, फिर प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन सबसे इंपॉर्टेंट भाई, बोर्ड में छपने वाला है प्लांट हार्मोन, बता दो बोर्ड में छपने वाला क्वेश्चन रहता है प्लांट हार्मोन, क्लियर कर दूं मैं तुमको। उसके बाद तुम्हारा क्या है, एनिमल हार्मोन। ये दो चीजें होती है। फिर तुम्हारा रिस्पॉन्स, इंपल्स, फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म और थिंगमोट्रोपिज्म। ये चार टाइप के ट्रोपिज्म होते हैं। इतने तुम्हें चीजें डेफिनेशन याद कर लेने, चार टाइप के तुम्हारे ट्रोपिज्म होते हैं, आगे हम लोग डिस्कस करें। इतना डेफिनेशन तुम्हें याद करने इनफ रहेगा इतने चैप्टर के लिए, ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। उसके बाद तुम्हारा क्या है, फोटो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर आंख में जो लगा हुआ रहता है। फिर तुम्हारा फोनो रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी, गेस्टेटो रिसेप्टर जो तुम्हारा टंग में लगा हुआ रहता है। इस बार तुम्हारा सीबीएसई के सैंपल में क्वेश्चन छपा हुआ कि टंग में कौन सा रिसेप्टर होता है, गेस्टेटो रिसेप्टर होता है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। उसका तुम्हारे डिफरेंस बिटवीन कुछ है, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शन इंपॉर्टेंट है तुम्हारा डिफरेंस बिटवीन है, ठीक है, ये आने वाला है तुम्हारे पेपर में। उसके बाद तुम्हारा वॉल्किंग एंड रिफ्लेक्स एक्शन, ये भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट है दोनों में। उसके बाद तुम्हारा कंपोनेंट्स ऑफ ब्रेन, ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, चैप्टर खत्म, इसके बाद कुछ नहीं है तुम्हारा, खत्म हो गया, इतना ही करना था तुम्हें, ठीक है। फिर तुम्हारा कुछ डायग्राम से, यार डायग्राम तो करना ही पड़ेगा। डायग्राम में तुम्हारा ये न्यूरॉन का डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार डायग्राम। इसमें तुम्हारा क्या है, इसके तुम्हारे पार्ट भी, जैसे डेंड्राइट हो गया, एक्सियन हो गया, सेल बॉडी, इसके तुम्हारे उसके डेफिनेशन भी तुम्हें पता होनी चाहिए। पार्ट के 3 नंबर का बनाने आता बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या, रिफ्लेक्स आर्क का तुम्हारा आया था डायग्राम, ये डायग्राम भाई 3 नंबर का आता है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ये भी डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों डायग्राम है, दोनों में लिख के ले लो भाई, एक डायग्राम तुम्हारा आ जाएगा, ये दोनों डायग्राम, ये दोनों में से एक आना ही आना है, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट तुम्हारा कुछ डायग्राम है तुम्हारा, फोटोट्रोपिज्म का डायग्राम है, जो तुम्हारा लाइट की तरफ जो पौधा जाता है, फोटोट्रोपिज्म। उसके बाद तुम्हारा जियोट्रोपिज्म जो ऊपर जाता है। उसके बाद तुम्हारा ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम, ये भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन भी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इतनी चीजें इंपॉर्टेंट तुम्हारे का। उसके बाद तुम्हारे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर हमारे कुछ क्वेश्चन है, देख लो यार। रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन सेंस ऑर्गन, गेस्टेटरी रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन टंग में प्रेजेंट होता है, मैंने तो पहले बताया था। फिर उसके बाद स्पोर्ट्समैन आर ए लॉन्ग ब्रेक, ऑफिस रूटीन, एक्सरसाइज, सफरिंग फ्रॉम मसल क्रैम्प। मसल क्रैम्प क्यों हो जाता है लॉन्ग ब्रेक के बाद एक्सरसाइज के, इसलिए तुम्हारा क्या होता है, ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, इसलिए तुम्हारा मसल क्रैम्प वहां पर हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार आता है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद वी आर एडवाइज टू टेक आयोनाइज साइड, आयोडाइज साल्ट, आयोडीन होना चाहिए तुम्हारे साल्ट में, क्यों डॉक्टर एडवाइस करते हैं, तो आयोडीन साल्ट बहुत एसेंशियल है यार थायरोक्सिन हार्मोन के लिए, एसएच, टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा आयोडीन बॉडी में, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आते हैं 3 क्वेश्चन। ये तीनों में से एक तुम लिख लो तुम्हारे पेपर में, लिख के रख लो, तीनों में से एक क्वेश्चन आने वाला तुम्हारे पेपर में, ठीक है, क्लियर बात। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर हैज एडवाइस समीर टू रिड्यूस शुगर इंटेक इन हिज डाइट। शुगर इंटेक कम करने बोल रहे हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करने बोल रहे हैं, और क्या क्या चीजें बोल रहे हैं इसको। तो शुगर इंटेक करने में तुम्हें इसको डायबिटीज होगा, और ये इंसुलिन के कम होने से होता है। ये पैनक्रियाज ऑर्गन जब खराब हो जाता है, मतलब ये काम करना बंद कर देता है, तब हमारा इंसुलिन सीक्रेट नहीं होता, उससे हमारी डायबिटीज हो जाती है, ठीक है। तो ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन डायबिटीज वाला बार बार बोर्ड में आता है, बार बार, पिछले साल भी आया था, इस बार सैंपल पेपर में दिया, तो बोर्ड में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्लियर बात। उसका हमारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन इज प्रेजेंट इन एरियाज ऑफ रैपिड सेल डिवीजन। तो तुम्हारा साइटोकाइनिन जो प्लांट में हार्मोन होता है, ये तुम्हारा 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो तुम्हारा साइटोकाइनिन जो हार्मोन होता है, एंड विच हार्मोन इज इनहेबिट्स द ग्रोथ। तो ये तुम्हारा साइटोकाइनिन जो तुम्हारा हार्मोन रहता है, वो तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है प्लांट के लिए, ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट तुम हमारा साइटोकाइनिन याद रखना, तुम ग्रोथ के लिए याद होता है, इंपॉर्टेंट सेल डिवीजन और ग्रोथ के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में तुम्हारा ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर बनाना तुम्हें न्यूरॉन का। उसके बाद हाउ डू फोटोट्रोपिज्म ओकर, फोटोट्रोपिज्म कैसे ऑकर होता है तुम क्या देखना, लाइट वाला तुम्हें मैंने डायग्राम दिखाया था, उसी से ऑकर होता है, तुम देख सकते हो। उसके बाद विच सिग्नल्स विल बी डिसरप्टेड एंड क्या स्पाइनल कॉर्ड इंजन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है। विच पार्ट ऑफ आवर ब्रेन इज मेंटेन टू पोस्चर इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी, ये भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुम्हारा विच इज द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, रिफ्लेक्स क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स, ठीक है। प्लांट हार्मोन 4 तरीके के होते हैं, एक तुम्हारा ऑक्सिन्स होते हैं, एक तुम्हारा जिबलरिन्स होते हैं, और एक साइटोकाइनिन्स होता है, एक इथिलीन होती है। ये दोनों जो तुम्हारे हाइड्रोन जिबलरिन्स और ये साइटोकाइनिन, ये तुम्हारा ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं, ये दोनों हार्मोन इंपॉर्टेंट है तुम्हारे, ठीक है।
ये तुम्हारे जिबरेलिन्स और साइटोकाइन्स, ठीक है, दो दो हार्मोन तुम्हारे इंपॉर्टेंट चैप्टर तुम्हारा खत्म, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, तुम्हारा जो है आवर एनवायरनमेंट। आवर एनवायरनमेंट बायोलॉजी का ही चैप्टर। कैसे? तुम्हारा देखो 25 मार्क्स का केमिस्ट्री आता है, 25 मार्क्स का तुम्हारा ये आता है फिजिक्स, और 25 मार्क्स का बायोलॉजी आता है। पर आवर एनवायरनमेंट भी तुम्हारा बायोलॉजी का ही चैप्टर है, जो तुम्हारा 5 मार्क्स जुड़ जाता है, इसलिए बायोलॉजी 30 मार्क्स का हो जाता है। ऐसे तुम्हारा 25 25 25 75 होता है। अब बायोलॉजी में 25 और ये 5 मार्क्स जुड़ जाता है, तुम्हारा 30 मार्क्स का हो जाता है। ये 5 नंबर का तुम्हारा आवर एनवायरनमेंट, ये बायोलॉजी का चैप्टर मैं पहले क्लियर कर दूं। हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। तुम्हारा इसमें 5 नंबर का एक 2 मार्कर का आने वाला है, एक 3 एमसीक्यू आने वाला है। 5 नंबर का टोटल तुम्हारा डिफाइन इकोसिस्टम, पहला इंपॉर्टेंट चीज इकोसिस्टम, ठीक है। फिर तुम्हारा फूड चेन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर तुम्हारा फूड वेब, फिर तुम्हारा ट्रॉपिक लेवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो ट्रॉपिक लेवल। कैसे, मैं तुमको क्लियर कर रहा हूं। ट्रॉपिक लेवल तुम्हारा क्या है? सबसे पहले तुम्हारा जैसे कोई भी तुम्हारा ट्रॉपिक लेवल है तो सबसे नीचे वाला लेवल जो उसमें 10,000 जूल एनर्जी रहती है। कोई भी लेवल, ये कोई फिक्स नहीं, एनर्जी कितनी भी रह सकती है। तो जो भी एनर्जी जैसे जैसे लेवल ऊपर, मान के चलो तुम्हारा पहले रेबिट ये वाला फर्स्ट लेवल पे, तो इसको रेबिट ने खाया, एनर्जी 10% कम हो गई, 10% एनर्जी डिक्रीज होती है इसमें, ठीक है, हर लेवल के बाद। तो एनर्जी इसमें तो 10,000 जूल थी, इसमें 1000 जूल थी, रैबिट को मिला। फिर रैबिट को स्नेक ने खा लिया तो स्नेक को इसको 100 जूल ही मिला। स्नेक को फिर ईगल ने खा लिया तो इसको 10 जूल ही मिला, तो 1000 जूल से 10 जूल हो गया। तो हर लेवल पे तुम्हारी 10% एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, इतना तुम समझ लेना। मान के चलो इस लेवल पे तुम्हारा 10,000 जूल है तो यहाँ पर 1000 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ 10,000 है तो फिर 100 हो जाएगा, फिर तुम्हारा 10। ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारा ट्रॉपिक लेवल, तुम ध्यान में रख लेना। और ये इंपॉर्टेंट है, पहले गाजर था, गाजर को रैबिट ने खाया, रैबिट को स्नेक ने खाया, स्नेक को ईगल ने खाया, तो 1000 जूल तुम्हारा बन गया 10 जूल, इतनी एनर्जी घट गई, ठीक है। तो ऐसे फूड चेन चलता है हमारा, ठीक है। आगे चलते हैं, डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। भाई साहब ये क्वेश्चन छप गया तुम्हारे पेपर में, ये क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पेपर में, 3 नंबर का लिख लो तुम, ये 3 नंबर का आने वाला तुम्हारे पेपर में। डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, इतना इंपॉर्टेंट। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल आना ही आना, गारंटी ले लो, ठीक है। फिर तुम्हारा ओजोन लेयर डिप्लीटेशन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तुम्हारा। उसके बाद इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट एंड देयर सॉल्यूशन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आने वाला है। उसके बाद व्हाट आर ट्रॉपिक लेवल, ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें बताया ऊपर में, एक एग्जांपल वही वाला तुम्हें दे देना, ईगल वाला, तो ये तुम्हें बता दिया मैंने, ठीक है। फिर हम लोग आगे आते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन इकोसिस्टम, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट 3 नंबर का आता है, ठीक है। व्हाट इज द डैमेज टू ओजोन लेयर कैस कंसर्न, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कैसे कंसर्न करता है और इसको प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, सीएफसी को लिमिट करके प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को, ठीक है। फिर हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स कैच्ड बाय नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वी जनरेट, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द ओजोन एंड हाउ डज इट अफेक्ट इकोसिस्टम, ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओजोन लेयर क्या होता है? ओजोन लेयर तुम्हारा O3 होता है, ठीक है, ओजोन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है। उसके बाद तुम्हारा लास्ट तुम्हारा पेज आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 12। इन 1987 एग्रीमेंट वाज फॉर्मुलेटेड इन यूनाइटेड स्टेट प्रोग्राम UNDEP टू फ्रीज द प्रोडक्शन ऑफ X टू प्रिवेंट डिप्लेशन ऑफ Y। एक्स एंड वाई क्या है? तब तुम्हारे ये देखो, ये सीबीएसई के सैंपल वाला क्वेश्चन है, तुम्हारा सीएफसी को बंद कर दिया था गवर्नमेंट ने, क्योंकि ओजोन को बचाया जा सके, ठीक है। ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, ये भी तुम्हारा सीबीएसई के सैंपल वाला क्वेश्चन है। देखो यहाँ तुम्हारा एक फूड चेन दिया गया और तुम्हें बताया गया कि यहाँ थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे तुम्हारा जो एनर्जी है वो 100 जूल है, ठीक है। तो ये तुम्हें पूछ रहा है कि तुम्हारा फर्स्ट पे कितना होगा, तो इसमें 100 है तो तुम्हारा सेकंड लास्ट पे तुम्हारा 1 0 बढ़ जाएगा तो 1000 हो जाएगा, उससे फिर तुम्हारे टोटल तुम्हारा 10,000 जूल एनर्जी होगा उसमें, ठीक है। तो यही 2 क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है ट्रॉपिक लेवल, इंपॉर्टेंट है दोनों ट्रॉपिक लेवल क्वेश्चन। तुमसे पूछ रहा है कि इसके 2 ट्रॉपिक लेवल और बन सकते हैं, नहीं, एनर्जी 0 जूल हो जाएगी तो नहीं बनेंगे। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा इंपॉर्टेंट समझ लेना तुम, ठीक है, मैंने समझा दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए। इतना अगर तुम बायोलॉजी में कर लोगे यार, 30 नंबर तुम्हारी झोली में जेब में कोई नहीं रोक पाएगा, 30 नंबर तुम्हारे बायोलॉजी में, ठीक है, गारंटी वाली बात, 30 नंबर कोई नहीं रोक पाएगा बायोलॉजी में तुम्हारे। इतना अगर तुम कर लोगे तो बायोलॉजी में, बायोलॉजी तुम्हारा खत्म, केमिस्ट्री खत्म हो गया, बायोलॉजी खत्म हो गया। अब हम लोग आएंगे फिजिक्स में। पहले हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी में तुम्हें महारत हासिल हो चुकी है, अब हम लोग आएंगे फिजिक्स में। फिजिक्स में भी तुम्हें टॉपर बना के ही छोड़ूंगा, गारंटी वाली बात है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं फिजिक्स की तरफ। अब हमने केमिस्ट्री और बायोलॉजी अपना खत्म कर लिया। केमिस्ट्री हमारा 25 मार्क्स का था और बायोलॉजी हमारा 30 मार्क्स का था। टोटल हमारा 55 मार्क्स कवर हो चुका है। अब हमारे फिजिक्स के 25 मार्क्स बचे हो, तो हम लोग आते हैं फिजिक्स के चैप्टर पर। फिजिक्स का पहला चैप्टर है हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। भाई साहब 11 मार्क्स का आ रहा है ये, भाई साहब 11 मार्क्स का आ रहा, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें तुम्हारा एक 5 मार्कर, एक 3 मार्कर, एक 2 मार्कर, एक एमसीक्यू, इतनी चीजें तुम्हारी आ रही है। लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन बहुत सारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। उसमें तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट क्या, इमेजेस फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, कनकेव से मिरर, तो कनकेव वाला मिरर रहता है, उसमें तुम्हारे 6 इमेज फॉर्म होते हैं। एनसीईआरटी में 6 इमेज दिए हुए हैं, 6 तरीके के ऑब्जेक्ट रहते हैं, वहां से इमेज फॉर्म होते हैं। उसमें तुम्हारा इंपॉर्टेंट कौन कौन सा, इंपॉर्टेंट तुम्हारे 6 है, पर मेन मोस्टली न्यूमेरिकल किससे बनते हैं, इससे तुम्हारे न्यूमेरिकल बनेंगे। कभी कभार तुम्हारा फिगर ही बनाने आया था, पर इससे तुम्हारे न्यूमेरिकल
न्यूमेरिकल बनेंगे। न्यूमेरिकल तुम्हारे बनेंगे या तो इससे बनेंगे, या तो तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो रहता है उससे बनेंगे, उससे या तो तुम्हारा ये वाला बनेगा, ये जो वर्चुअल इमेज बनता है थर्ड नंबर वाला, डी नंबर वाला, या तो तुम्हारे ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है, ये वाला जो तुम्हें दिख रहा है। तो ये तीन वाले तुम्हारे सबसे इंपॉर्टेंट, इससे तुम्हारे न्यूमेरिकल छपते ही रहते हैं। गारंटी वाली बात, इससे न्यूमेरिकल आना ही आना है, गारंटी वाली बात लिख लो, इससे न्यूमेरिकल आना है तुम्हारा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तुम्हारा क्या है नेक्स्ट में तुम्हारा क्या है कि इमेजेस फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर से तुम्हारे इमेज कैसे कैसे फॉर्म होते हैं, कन्वेक्स मिरर से तुम्हारा ये वाला इंपॉर्टेंट है, इससे भी न्यूमेरिकल बनते हैं, तो ये वाला तुम्हारा कन्वेक्स मिरर से इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर तुम्हारा अगला क्या है, यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। यूजेस ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स दोनों का तुम्हें यूजेस पता होना चाहिए, किस तरह का यूज किया जाता है, किसको बाइक में लगाया जाता है, कौन से मिरर से डेंटल वाला देखा जाता है, तो सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। तुम्हारा 2 नंबर का आ जाता है, ठीक है, और 3 नंबर का ये तुम्हारा न्यूमेरिकल आता है। ये 2 चीजें तुम्हारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे आते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला तुम्हारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिरर फॉर्मूला तुम्हारे न्यूमेरिकल बनने ही बनने। मिरर फॉर्मूला मतलब न्यूमेरिकल आने ही तुम्हारे मिरर फॉर्मूला, लिख लो इस बात को तुम, ये मिरर फॉर्मूला तुम्हारा न्यूमेरिकल आने वाला है, इस बात को तुम लिख के रख लो, दिमाग में डाल लो। ठीक है, मिरर फॉर्मूला तुम्हारा क्या है, ये वाला तुम्हारा मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा मैग्निफिकेशन, भाई इससे न्यूमेरिकल बनना ही बनना है। मैग्निफिकेशन क्या था, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट = -v/u। ठीक है, ये तुम्हारा मिरर फॉर्मूला वाला का मैग्निफिकेशन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इससे न्यूमेरिकल बनने ही बनने, भाई बनने ही बनने बोर्ड एग्जाम में, इससे इसी से न्यूमेरिकल आने वाला है तुम्हारा, लिख लो इस बात को, इसी फॉर्मूला से आने वाला है, इतनी बात को तुम गारंटी में डाल लो। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है, रिफ्लेक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ये वाला डायग्राम तुम्हें 3 नंबर का आया था, ये डायग्राम तुम्हें आना चाहिए, और डायग्राम में तुम्हें लेटरल शिफ्ट आना चाहिए, कितना लेटरल शिफ्ट हो ग्लास स्लैब से, मतलब कि ये डिस्टेंस कितना लेटरल शिफ्ट हो, इमेज जा रही थी, ये एक्चुअल पार्ट से कितना डेविएट हुई है, ये तुम्हें पता होना चाहिए, ग्लास स्लैब से कितना डेविएट हुई है लाइट। ठीक है, इतनी चीज तुम्हें पता चल गई, तो ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है भाई, तुम इसको देख लेना, 3 नंबर का छप जाता है तुम्हारे पेपर में। ठीक है, क्लियर बात। फिर हम लोग आगे चलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इससे तुम्हारे न्यूमेरिकल बनते हैं भाई, न्यूमेरिकल आता है, इसका कंसेप्ट लगता है, इससे तुम्हारे न्यूमेरिकल बनेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 = स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन मीडियम 2। ठीक है, तो इतना तुम्हें याद रखना, ये फॉर्मूला याद नहीं, फॉर्मूला दिमाग में डाल के रखना कि उससे न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक है, गारंटी वाली बात है, 11 नंबर का चैप्टर आ रहा, हलवा नहीं है, 11 नंबर तुम्हें दे के जाएगा ये चीज, तो इतनी चीज जान लेना तुम। हम लोग आगे बढ़ते हैं यार, फिर हमारे इमेजेस फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस। अब कन्वेक्स लेंस में हम लोग, पहले तो मिरर में था, अब लेंस में आ गए, तो ये भी तुम्हारा 3-3 नंबर का, इससे न्यूमेरिकल बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, मिरर से आ रहा है, इससे बनने के चांसेस रहते हैं। पहली बात तो ये मैं तुमको क्लियर कर लूं, इमेजेस फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस, तो तुम्हारा क्या क्या इंपॉर्टेंट, इसमें तुम्हारा पहला ये भी वर्चुअल वाला इंपॉर्टेंट है, देख लो ये वाला, उसके बाद तुम्हारा ये वाला बहुत ज्यादा पूछा जाता है, उसके बाद तुम्हारा ये वाला, तो ये 3 बार, ये वाला भी चौथा नंबर, ये 4 को तुम्हारे इंपॉर्टेंट है, इसमें ये वाला थोड़ा कम इंपॉर्टेंट, ये वाला मतलब 6 फिगर तुम्हारी एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी का ये फिगर मैंने उठा के दिया, मैं चाह रहा हूं बना सकता था, इतनी डिजाइनिंग कर सकता हूं तो करवा सकता हूं ये सारी चीजें डिजाइनिंग, लेकिन मैंने नहीं करा क्योंकि एनसीईआरटी का डायरेक्ट छपता है, तो मैं चाहता हूं डायरेक्ट छपे वो चीज। ठीक है, क्लियर बात, हम लोग कुछ नहीं छोड़ रहे यार, कोई बच्चा अगर इस वीडियो को पूरा कर लेता है, टॉपर, उसके सामने कुछ नहीं रहेगा, फिर मैं तो क्लियर बता दे रहा हूं, अगर इतना कर लेता है कोई बच्चा, तो ये फिगर तुम्हें याद रहना चाहिए, इससे न्यूमेरिकल आए तो तुम बना पाओ, बस इतना चाहता हूं मैं। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे इमेजेस फॉर्म में कन्वेक्स लेंस, इसमें तुम्हारा खाली ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला कम इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये 2 चीजें, इससे भी न्यूमेरिकल 3-3 नंबर के बनते, जान लेना तुम। फिर तुम्हारा लेंस फॉर्मूला, भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन दिस चैप्टर, यही फॉर्मूला आने वाला तुम्हारे पेपर में, लिख लो तुम, यही फॉर्मूला आएगा तुम्हारे पेपर में, लिख के रख लो तुम इस चीज को, ये फॉर्मूला देख लो, 1/v - 1/u = 1/f, ये फॉर्मूला तुम्हारा छपने वाला, गारंटी वाली बात है। इसमें तुम्हारा मैग्निफिकेशन, तुम्हारा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट = v/u, ये वाला तुम्हारा मैग्निफिकेशन लगेगा, और ये तुम्हारा मिरर फॉर्मूला, यही 2 फॉर्मूला तुम्हारे पेपर बने, एक ये फॉर्मूला और एक फॉर्मूला, यही 2 फॉर्मूला तुम्हारा आने वाला है पेपर, लिख के रख लो तुम, गारंटी वाली बात है। ठीक है, उसका तुम्हारा पावर ऑफ लेंस, भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हर साल आता है, मैं क्या बोलूं, इस चैप्टर में सब इंपॉर्टेंट है, ये जो चैप्टर है भाई, हर पार्ट से इससे क्वेश्चन आता है, इस बात की गारंटी लिख लो तुम, हर चैप्टर से, इससे हर पार्ट से क्वेश्चन आता है, 11 नंबर का आने वाला है। ठीक है, तुम्हारा क्या था कि पहले 10 नंबर का था और अभी 11 नंबर का आने लगा। ठीक है, पावर ऑफ लेंस से न्यूमेरिकल बनेगा, पावर क्या होता है, पावर होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, पावर डायोप्टर में गिना जाता है, जो पावर को हम लोग ऐड भी कर सकते हैं, P1 + P2 + P3, 3 पावर रहेंगे, तो ठीक है, तो पावर इस तरीके से बनता है, ये पावर का फॉर्मूला, तुम्हारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, देखने से न्यूमेरिकल बनेंगे, डायोप्टर में रहता है, डायोप्टर मीटर में होता है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा आगे चलते हैं हम लोग, और हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि सीबीएसई का सैंपल पेपर क्वेश्चन तुम देख सकते हो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर व्हिच इमेज इज फॉर्म्ड। तो इमेज कौन सा फॉर्म होगा, देखो ये वाला, ये डायग्राम तुम्हारा आएगा, इसमें तुम्हारा वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये तुम्हें आंसर देना है, ये सीबीएसई का सैंपल पेपर क्वेश्चन है। उसके बाद ये भी 3 मार्क्स का तुम्हारा सीबीएसई का सैंपल पेपर छपा हुआ क्वेश्चन, ये भी तुम कर लेना, इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूं, क्योंकि स्कूल वाले छाप देते हैं सीबीएसई का सैंपल पेपर डायरेक्ट क्वेश्चन, इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूं, मैंने चाहता तुमसे कुछ क्वेश्चन छूटे, तो ये तुम कर लेना। ठीक है, इस बार का सीबीएसई का सैंपल पेपर क्वेश्चन है, ठीक है, इसको तुम कर लेना, क्लियर, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स से रिलेटेड।
इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुम्हारा आगे, उसके बाद तुम्हारे क्रिटिकल एंगल, उसके बाद तुम्हारा ये भी सीबीएसई का सैंपल पेपर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसमें तुम्हारा क्या लाइट इस तरीके से डेविएट हो रही है, पर तुम्हारे क्रिटिकल एंगल का भी फॉर्मूला रहता है। क्रिटिकल एंगल तुम्हारा क्या होता है, जब भी तुम्हारा लाइट, जब भी क्रिटिकल एंगल तब जब तुम्हारा रिफ्लेक्शन 90 डिग्री पे हो जाए। कोई भी एंगल, जब इसमें क्रिटिकल एंगल वाला क्वेश्चन नहीं है, पर मैं तुमको समझा दे रहा हूं, सुनो। जब भी कोई तुम्हारा लाइट, मान के चलो ये आगे इधर से गई, फिर यहां से कोई लाइट जा रही, फिर यहां से निकल गई, मान के चलो जब कौन सा वो एंगल से वो लाइट जाएगी, जो एंगल 90 पे निकल जाएगी, इस तरीके से 90 पे एकदम डायरेक्ट, तो उसको वो एंगल जो हमारा रहता है वो क्रिटिकल एंगल कहलाता है, ठीक है ना। वो क्रिटिकल एंगल कहलाता है जब 90 से लाइट डेविएट रिफ्रैक्ट हो गई, तो 90 पे एकदम जैसे गई 90 पे रिफ्लेक्ट हो गई, इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गई, तब उसको क्रिटिकल एंगल कहता है। ये क्रिटिकल एंगल वाला क्वेश्चन है, सीबीएसई का सैंपल वाला क्वेश्चन है, इसको तुम कर लेना, ठीक है, क्लियर बात। ये इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का आया था, ठीक है, क्रिटिकल एंगल वाला नहीं था। उसके बाद तुम्हारा लेंस फार्मूला, एक सीबीएसई का 5 नंबर का सैंपल पेपर का क्वेश्चन है भाई, तुम इसको कर लेना, न्यूमेरिकल है। मैंने तुमको जैसा बताया था, ये सीबीएसई के सैंपल पेपर में तुम्हारे पेपर में डायरेक्ट छप सकता है, मैं तो क्लियर डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ जाएगा, क्लियर। मैं तुमको बता रहा हूं, क्लियर, हल्के में मत लेना। प्रेम भैया को 5 साल का एक्सपीरियंस है, मैं तुमको क्लियर बता रहा हूं, आ सकता है क्वेश्चन डायरेक्ट तुम्हारे पेपर में, लिख लेना तुम इस बात को, डायरेक्ट यही आएगा, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद तुम्हें कोई न्यूमेरिकल करने होंगे यार, ये तुम्हारे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल, क्या भैया मरवाओगे क्या, इतने सारे न्यूमेरिकल कैसे करेंगे हम। देखो यार, तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो मत करो अभी, लेकिन ये न्यूमेरिकल तुम कर लेना। अगर ये 5 न्यूमेरिकल तुम कर लोगे, और तुम्हें न्यूमेरिकल से पहले तुम्हें एग्जांपल करने हैं एनसीईआरटी के एग्जाम 9.1, 9.2, 9.3 और 9.4, ये सारे एग्जांपल तुम्हें कर लेने हैं। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ऊपर से तुम्हें डिफाइंड डायोप्टर, 1 डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस करना। 1 डायोप्टर पावर ऑफ लेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है, ठीक है, इन मीटर में, ठीक है। लेकिन तुम्हें ये एग्जांपल पहले करना है, फिर तुम्हें न्यूमेरिकल टाइम बचे तो करना है। एग्जांपल तुम्हें कर लेना भाई, अगर तुम इतना कर लोगे ना, टॉपर से तुम बहुत ज्यादा आगे निकल जाओगे, बहुत ज्यादा, कोई तुम्हें नहीं रोक पाएगा भाई, टॉपर के कैटेगरी से ऊपर चले जाओगे तुम, अगर तुम इतना कर लो, क्योंकि यही न्यूमेरिकल छपने वाला रहा था बोर्ड के पेपर में, मैं तुमको क्लियर बता रहा हूं, यही न्यूमेरिकल छपा हुआ रहता तुम्हारे बोर्ड के पेपर में। तो ये तुम कर लेना, ये न्यूमेरिकल तुमको ऐसी फालतू चीजें नहीं दे रहा, अगर तुम इतना कर लोगे ना, महारत हासिल हो जाएगी तुम्हें लाइट रिफ्लेक्शन, मैं तुमको क्लियर बता रहा हूं। तो ये कर लेना, ये न्यूमेरिकल तुमने कर भाई, तुमको कोई नहीं रोक पाएगा। तुमने एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल लगा लिए एक बार, तो गलती से लगा लिए, तो क्लियर बात बता रहा हूं। इतना अगर तुम कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कर रहे हो, मैं एक एवरेज बच्चे को टॉपर से ऊपर ले जा सकता हूं, अगर ये सारी चीजें वो कर ले तो, क्लियर बात मैं तो वो बता रहा हूं। उसके बाद क्या है, हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ गया हमारा ह्यूमन आई एंड कलरफुल। अगर तुम इतनी चीजें कर लेते हो ना भाई, तुम्हारा महारत हासिल हो जाएगी लाइट रिफ्लेक्शन में भाई, ना तुम्हारा कोई कंपटीशन ही नहीं रहेगा। मैं तुमको पहले क्लियर कर दूं, कोई कंपटीशन रहेगा ही नहीं तुम्हारा लाइट रिफ्लेक्शन में, मैं तुमको क्लियर कर दूं, कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा लाइट रिफ्लेक्शन में, अगर तुम उतनी चीजें कर लो जितना मैंने तुम्हें बताया। तो टॉपर तुम्हारे आसपास भी नहीं भटके, क्लियर बात, मैं फेक नहीं रहा हूं, क्लियर बता रहा हूं, मैं तुमको बता रहा हूं। टॉपर 90 लाएगा, तुम 100 ले आओगे, क्लियर बात, मैं तो ऐसे न्यूमेरिकल तुम्हें जो डायरेक्ट छपने वाला है पेपर में, क्लियर बात बता रहा हूं तुम्हें, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल छपते हैं, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या, ह्यूमन आई एंड कलरफुल, ये तुम्हारा 3 नंबर का आ रहा। नंबर पे मत जाओ यार, कभी कभी नंबर ज्यादा आ जाते हैं, एक 2 मार्कर, एक 1 मार्कर। ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें तुम्हारा ह्यूमन आई में तुम्हारा ये वाला ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट्स ऑफ देयर करेक्शन। भाई साहब, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट भाई, हर साल बोर्ड में आता है, हर साल ये बोर्ड में आता है, मतलब हर साल ये बोर्ड में आता है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट्स ऑफ देयर करेक्शन। ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड में आता है। हम लोग कलर बदल लेते हैं यार, कलर हमारा थोड़ा गड़बड़ है, ये वाला कलर हम लोग बदल देते हैं, ये हर बार बोर्ड में आता है, 3 नंबर का तुम्हारे बोर्ड में आता है। ये तुम्हारा सबसे पहले मायोपिया, तो मायोपिया तुम्हारा क्या है, तुम्हें क्या करना रहता है कि डिफेक्ट बताना रहता है। डिफेक्ट तुम्हारा क्या हो गया, एक मायोपिया हो गया, एक हाइपरमेट्रोपिया हो गया, एक प्रेस बायोप हो गया। अगर तुम्हें डिफेक्ट का करेक्शन कैसे हो, मायोपिया करेक्ट होता है कनकेव लेंस से, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया होता है तुम्हारा कन्वेक्स लेंस है, और प्रेस बायोपिया जैसे हमारे पेरेंट्स के आंखों में देखना तुम प्रेस बायोपिया रहता है, उसमें कनकेव कन्वेक्स दोनों लगता है। तो एज के कारण वैसा हो जाता है कि कन्वेक्स दोनों, कनकेव कन्वेक्स दोनों लगाना पड़ता है, ठीक है। तो वो 2 चीजें होती है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो तुम देख लेना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। ये या तो कनकेव लगेगा, या तो मायोपिया में क्या होता है कि तुम्हारा कनकेव लेंस लगता है, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कन्वेक्स लगता है, और प्रेस बायोपिया में कनकेव प्लस कन्वेक्स दोनों लगता है, ठीक है। अब तुम्हें बोलेगा इसका डायग्राम बता के देखो कैसे डिफेक्ट को करेक्ट होता है। तो पहले तुम लेंस पकड़ो, लेंस ये तुम्हारा कनकेव लेंस है, तुम कंफ्यूज मत होना लेंस पे, और ये तुम्हारा कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। कनकेव मतलब जिसमें केव है, तो ये कनकेव है, केव है इसमें, तो कनकेव बन गई। और कन्वेक्स मतलब तुम देख सकते हो, कन्वेक्स मतलब इसमें कोई केव नहीं है, गुफा नहीं है, ठीक है। तो क्लियर बात, इतनी चीजें तुम्हारी क्लियर हो गई। ये वाला डायग्राम तुम्हारे पेपर में छपने वाला है, तुम देख लो, ये डायग्राम जो तुम्हें दिख रहा है, ये तुम्हारे पेपर में छपने वाला, दोनों तुम छपने वाला नहीं, तुम्हें बनाना पड़ेगा, मतलब कि बोला जाएगा तुम्हें इसको करेक्शन दिखाओ उसका, मतलब कि लेंस का ये कैसे करेक्ट किया जाता है, तो पावर को कैसे डाइवर्ट करा, ये डायग्राम तुम्हें आना चाहिए। ये तुम्हारा मायोपिया वाला डायग्राम है कि मायोपिया को कैसे करेक्ट किया जाता है कनकेव लेंस का यूज करके, और हाइपरमेट्रोपिया वाला डायग्राम है कैसे कन्वेक्स लेंस को यूज करके किया जाता है। ये दोनों डायग्राम भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पूरे बुक में, मैं तुमको क्लियर कर दूं, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं, 3 नंबर का आ जाता है तुम्हारे, क्लियर बात, ठीक है। हम लोग फिर आगे चलते हैं। फिर तुम्हारा डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई, डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, मैं तुमको एक बार और कलर चेंज कर लेता हूं। डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई में तुम्हें क्या क्या करना रहता है, मैं तुम्हें पहले क्लियर कर दूं। डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई में पहले तुम्हें ये डायग्राम पता होना चाहिए जो 3 नंबर का तुम्हारा आता है। उसके बाद तुम्हारा क्या होना चाहिए, तुम्हें पुपिल, आइरिस, कॉर्निया
रेटिना, ऑप्टिक नर्व, ये सब का तुम्हें फंक्शन पता होना चाहिए, सेलेरी मसल, ये सारे का फंक्शन तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। इतनी चीजों का पता होना चाहिए तुम्हारा, इतना जितने मैंने वर्ड्स का नाम लिए सारे का फंक्शन तुम्हें पता होना चाहिए। फंक्शन क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, ये सेलेरी मसल क्यों यूज होता है, ऑप्टिक नर्व क्यों होता है, वो इन्वर्टेड इमेज को सीधा करता है ऑप्टिक नर्व, ठीक है। कॉर्निया क्या होता है, रेटिना क्या होता है, आइरस क्या होता है, सेलेरी मसल क्या होता है, ठीक है। क्लियर बात। उसके बाद तुम्हारी ये डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, तुम्हारे पेपर में छप सकता है, क्लियर। मैं तुमको बता रहा हूं पेपर में आने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं, क्लियर, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। इसमें तुम्हारा एंगल ऑफ डेविएशन दिखाया था, ये एंगल ऑफ डेविएशन कितना है ना, तुम्हें ये जो लाइट गई इसके एंगल कितना डेविएट हुआ इससे, जैसे ये ऐसी जानी चाहिए इससे कितना डेविएट हो गया, ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारा। 3 नंबर का ये डायग्राम आता है, ये डायग्राम तुम रट लेना, घोट लेना, क्या कर लेना मुझे नहीं पता है, ये पेपर में छप जाता है और एंगल ऑफ डेविएशन पूछा जाता है, क्लियर बात पे तुमको बता रहा हूं। मैंने फिजिक्स बहुत आगे तक पढ़ रखी है, उस समय हमें एंगल ऑफ डेविएशन का फार्मूला से एंगल ऑफ डेविएशन निकालना ही पड़ता, पर तुम्हें सिर्फ डायग्राम आएगा, ठीक है। तुमको पता है ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्लियर बात मैं तुमको बता रहा हूं। मेरी फिजिक्स में बहुत आगे तक पकड़ है, इसलिए मैं तुमको बता दे रहा हूं, क्लियर बात, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। आगे हमारा क्या, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट। अब डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट क्या, जब भी तुम्हारा प्रिज्म से कोई भी लाइट टच करती है तो 7 रंग में अलग अलग बढ़ जाती है, वायलेट, ब्लू, ग्रीन करके तुम 7 कलर्स में बढ़ जाती है, तो वो वाला तुम्हें डायग्राम पता होना चाहिए, डायग्राम, ठीक है। इससे इंपॉर्टेंट डायग्राम तुम्हारा क्या, ये तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में छपता है डायग्राम, रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट व्हाइट। सबसे पहले क्या होता है, यहां से एक लाइट आती है, ये तुम्हारे 7 कलर में बढ़ जाती है, उसके बाद क्या होता है, फिर ये 7 कलर यहाँ एक प्रिज्म में घुसते हैं, फिर ये 1 कलर में निकल जाता है, मतलब ये 1 कलर में गई व्हाइट लाइट, फिर ये 7 में गई, फिर ये 7 इसमें घुसा, फिर ये 1 में, मतलब कि पहले 7 हुआ, फिर उस 7 से फिर 1 हो गया, 2 प्रिज्म लगा के। तो यही वाला ये डायग्राम तुम्हारा इंपॉर्टेंट है भाई, देखना बोर्ड में छपते रहता है तुम, क्लियर बात। ये तुम्हारा आने के चांसेस बहुत हाई है डायग्राम के, तो तुम समझ के रखना, रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। उसके बाद हमारा क्या है, व्हेन अ लाइट इंटर्स थ्रू एटमॉस्फेयर स्ट्राइक्स थ्रू अ फाइन पार्टिकल, ये तुम्हारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट का डेफिनेशन दिया हुआ है, और तुम्हें पूछ रहा है कि ये कौन सा फिनोमिना है, ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या, व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द मीन बाय पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है, हमारा सेलेरी मसल का पावर ऑफ एकोमोडेशन होता है कि तुम्हारा जो फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की जो कैपेबिलिटी होती है ना आंख की हमारी, उसको बोला जाता है पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ। जैसे तुम अंधेरे से लाइट में आते तुम्हें दिखना बंद हो जाता है, कभी कभी कि तुम लाइट से अंधेरे में आते दिखना बंद हो जाता है, तो इसलिए होता है कि सेलेरी मसल जो फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पाते उतनी जल्दी, लेकिन वो कर लेते हैं, इसलिए तुम्हें बोलता है कुछ टाइम के बाद वो कर लेते हैं, उसको पावर ऑफ एकोमोडेशन बोला जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है पावर ऑफ एकोमोडेशन, याद रखना तुम, ठीक है। व्हाट इज द फार पॉइंट ऑफ नियर पॉइंट, फार एंड नियर पॉइंट ऑफ अ ह्यूमन आई नॉर्मल विजन, ये भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फ्रॉम यंग एडल्ट एंड, ये 25 सेंटीमीटर तुम्हारा होता है लीस्ट, मतलब 25 सेंटीमीटर आगे कोई चीज आ जाएगी तुम्हारा तो वो तुम्हें नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर ये तुम्हारा होता है, ध्यान में रखना तुम्हें, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यह बात दिमाग में रखना तुम, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ए पर्सन है नीड्स टू लेंस, ये तुम्हारा न्यूमेरिकल है, सीबीएसई का सैंपल वर्ग 3 नंबर का छपा हो, तुम कर लेना इसको। डिस्टिंक्ट विजन तुम्हारा क्या है और नियर विजन क्या है, ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद मेक अ डायग्राम सो दैट हाउ माइक्रोपिक, देखो हाइपरमेट्रोपिक करेक्ट, वही वाला डायग्राम जो मैंने तुम्हें बता रहा था, तो वही डायग्राम ये 3 नंबर का छप जाता तुम्हारा, और तुम्हारा एक न्यूमेरिकल भी जो डायोप्टर में तुम्हारा, तो उसको तुम कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तुम देख के रखना, डायोप्टर मीटर में रहता तुम्हारा, तो इतना कर लेते तो ह्यूमन आई में तुम्हारी इतनी जबरदस्त पकड़ हो जाएगी ना भाई, कोई नहीं रोक पाएगा तुम्हें, क्लियर मैं तुमको बता रहा हूँ, इतना जबरदस्त पकड़ हो जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं करना, एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ना, सिर्फ तुम्हें इतना कर लेना, इतना जबरदस्त पकड़ हो जाएगा ना ह्यूमन आई, और तुम्हें फिजिक्स में ना तुम पावर हो जाएगा तुम्हारा, कोई नहीं रहेगा तुम्हारे साथ सामने, इतना तुम जबरदस्त हो जाओगे फिजिक्स में, तुम्हारी स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी बन जाएगी फिजिक्स, ऐसा बन जाएगा तुम्हारा फिजिक्स में, तुम क्लियर बता रहे अगर तुम इतना कर लोगे, क्योंकि मैं भी फिजिक्स में बहुत अच्छा हूं अपनी तरफ से, इसलिए मैं तुम्हें ऐसे पढ़ा दे रहा हूं ना भाई, कोई नहीं बचा, मतलब कि तुम्हें रोक पाएगा, इतना जबरदस्त तुम स्कोर कर लोगे फिजिक्स में, मैं तो क्लियर बता दे रहा हूं। क्योंकि हमने जिस साल बोर्ड दिया था उस साल मैंने भी अपने फिजिक्स में 86 आउट ऑफ 100 स्कोर किया था, उस साल सबसे हार्ड पेपर बना था फिजिक्स का, सबसे हार्डेस्ट पेपर बना था, और उस बार मैंने 86 आउट ऑफ 100 मारा था 12th क्लास में। 12th क्लास की चीजें बहुत हार्ड होती, तुम अपने किसी से पता कर लेना, और वो जो फिजिक्स का पेपर आता है ना भाई, उस साल हार्डेस्ट पेपर आया था फिजिक्स का, और मैंने 86 फोड़ा था, अपने पूरे क्लास में सबसे ज्यादा फोड़ा था फिजिक्स में, तो ये बहुत ज्यादा मतलब कि फिजिक्स का अलग ही रहता है लेवल पेपर का, तो मैं 12th का बात कर रहा हूँ लेवल का पेपर का, तो मैं तुमको क्लियर कर रहा हूं, मुझे भी खुद में बहुत सारा कॉन्फिडेंस है फिजिक्स में, ठीक है। मेरे को ऐसे ऐसे चीजें पता है ना फिजिक्स में, बहुत ज्यादा आगे तक मुझे पता है फिजिक्स में, अलग अलग तरीके से पता है, इसलिए मैं तुम्हें अलग अलग तरीके से बता पाता हूं कि क्या क्या चीजें आने वाली है, क्लियर बात, ठीक है। कि तुम्हारे भैया खुद टॉप नॉच है, तो तुम्हें भी मैं टॉप नॉच टॉपर बना के रहूंगा, क्लियर बात। अब हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी पर, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो तुम्हारा 9 मार्क्स का आ रहा है भाई साहब, 9 मार्क्स का तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, उसमें तुम्हारा एक 4 मार्कर, एक 3 मार्कर, एक 2 मार्कर। तुम एक बात याद रख लेना यार, कि इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारे एमसीक्यू कम बनते हैं, न्यूमेरिकल ज्यादा बनते हैं, क्लियर बात। एमसीक्यू कम बनेंगे, न्यूमेरिकल ज्यादा बनेंगे, क्लियर बात। तुम्हारे 4 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, एक 2 मार्क्स का, ठीक है। उसमें तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा ओम्स लॉ, भाई साहब ये ओम्स लॉ आ गया तुम्हारे पेपर में, 99.99% गारंटी, ये पेपर
पेपर में तुम्हारा आ गया, 99% गारंटी तुम्हारी तरफ से कि आ गया पेपर में, तुम लिख लो इस बात को, गारंटी है इस बात की, तो वो ये लो तुम्हारा आ गया पेपर में, ये फॉर्मूला तुम्हारा आ गया, लिख लो, इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये भाई, तुम मत बोलो ये पेपर में नहीं आया, ऐसा हो नहीं सकता, ये नहीं आया पेपर में, हो ही नहीं सकता ऐसा, ठीक है। ये तुम्हारा इसका ग्राफ है, ये तुम्हारा ग्राफ तुम्हें दिख रहा है, वी आई और इधर आर, इधर ऐसे सीधे करके, ठीक है, ये ग्राफ है इसका। उसके बाद तुम्हारा सीरीज पैरेलल पे न्यूमेरिकल, भाई ये भी तुम्हारे पेपर में आ गया तुम्हारे पेपर में न्यूमेरिकल, ये भी लिख लो, तुम लिख लो, ये भी चीज तुम लिख लो, ये भी तुम्हारे पेपर में आ गया। इसमें तुम्हारा क्या है, आर इक्विवेलेंट सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3 तुम्हें पता है। उसका तुम्हारा पैरेलल में जो लगता है तो आर इक्विवेलेंट 1/R1 और 1/R2 प्लस 1/R3, ये तुम्हारा दो फॉर्मूला लगता है, तीन दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, ठीक है, तुम देख के रखना इसको, ये दोनों फॉर्मूला तुम्हें पता हो, V इक्वल टू, ये तीनों फॉर्मूला मिलाकर न्यूमेरिकल बनेंगे तुम्हारे, लिख लेना तुम इस बात को, तुम याद करना कि प्रेम भैया ने बोली थी तीनों फॉर्मूला मिलाकर न्यूमेरिकल, मुझे 5 सालों का एक्सपीरियंस है, मैं ऐसा ही बात नहीं कर रहा, क्लियर बता रहा हूं तुमको, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, भाई साहब फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, भाई साहब ये आ गया पेपर में, छप गया पेपर में, ये आ गया भाई, इसको कोई नहीं रोक सकता, ये आना ही आना है, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये आ गया पेपर में, तो क्लियर बता रहा हूं, ये तो तुम्हारा फॉर्मूला है, R इक्वल टू रो एल बाई, भाई साहब पहले तो तुम्हारे क्वेश्चन आता है ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, तो तुम्हारा क्या क्या फैक्टर होगा, पहला लेंथ ऑफ वायर, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तीसरा तुम्हारा क्या होगा नेचर ऑफ मटेरियल, चौथा टेम्परेचर पर भी वेरी करता है, ये चार चीजें तुम्हारी हो सकती है। लेंथ ऑफ वायर जब बढ़ता है तो तुम्हारा रेजिस्टेंस बढ़ता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ता है, जब जैसे वायर मोटा होते जाता है तुम्हारा तो उसमें रेजिस्टेंस घटते जाता है, ठीक है। अच्छा तुम्हारा नेचर ऑफ मटेरियल, तो नेचर ऑफ मटेरियल भाई जैसा रहेगा, कॉपर रहेगा तो और अच्छा कंडक्टर रहेगा, गोल्ड रहेगा तो और बढ़िया, तो ठीक है, तो इतनी चीजों में क्लियर, ये फॉर्मूला से न्यूमेरिकल बनेगा, आर इक्वल टू रो एल बाई, ध्यान में तुम दे रहे हो भाई, इससे न्यूमेरिकल बनने वाले, ठीक है। ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है, देख लो, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, तुम देख लो भाई, इससे न्यूमेरिकल बनेंगे, गारंटी है 110%, तो क्लियर बता रहा हूं मैं, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या पावर, भाई साहब पावर तो और भाई पावर और ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, पावर आना उतना इंपॉर्टेंट है जितना वो, इतना ये भी इंपॉर्टेंट, पावर इलेक्ट्रिक पावर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसका फॉर्मूला था P इक्वल टू VI, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके 3 फॉर्मूला, मैंने ज्यादा फॉर्मूला लिख रखा है, मैंने हर तरीके से फॉर्मूला तुम्हें बता रखा है इलेक्ट्रिसिटी में, कि मैंने तुम्हें बताया कि मैं बहुत आगे तक पकड़ा है, इसलिए मैंने कोई फॉर्मूला नहीं छोड़ा, कहीं से भी घुमा के फॉर्मूला आएगा, मेरे चैनल के बच्चों का पकड़ रहेगा उसमें, गारंटी वाली बात है, टॉपर को पता रहे तुम्हें जरूर पता रहेगा, इस बात की गारंटी है, फॉर्मूला जब घुमा के आएगा तो, ठीक है। तो सारे फॉर्मूला मेन फॉर्मूला तुम्हें याद रखने, जो फॉर्मूला मैंने दिया अगर तुम इतना जान लेते हो भाई, तुम्हें कोई पकड़ नहीं पाएगा, क्लास 10 की इलेक्ट्रिसिटी तो कोई नहीं पकड़ पाएगा, क्लियर बात, इतना तुम आगे निकल जाओगे। तुम्हारे टीचर्स को ऐसे फॉर्मूला नहीं पता होंगे, जैसे फॉर्मूला मैंने डाला, मतलब कि हर तरीके से घुमा के रखा है मैंने फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला मैंने छोड़ा नहीं, क्लियर बात, मेरे को अपने पर इतने कॉन्फिडेंस है, इस बात की क्लियर मैं तुमको कर दे रहा हूं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तुम्हारा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, तो समझ लेना तुम। उसके बाद तुम्हारा न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिसिटी बिल का, भाई सीबीएसई का ये फेवरेट है इलेक्ट्रिसिटी बिल का, तुम्हें क्या करना, पहले तुम समझ लो 1 किलोवाट में कितना होता है, 1000 वाट होता है, और तुम्हारा 1 किलोवाट आवर में कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। तो तुम्हें किलोवाट आवर में तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी निकाल लेनी है, पहले किलोवाट आवर में कितना जूल आया, उसको तुम्हें क्या करना, किलोवाट आवर में निकाल के तुम्हें फिर किलोवाट आवर में तुम्हें पावर निकाल लेना, उसके बाद तुम्हें क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना कि कितना रुपया लगता है, तुम्हें पैसा निकल जाएगा। मान के चलो 1 किलोवाट आवर का दाम है 3 रुपया, तो तुमको मान के चलो तुमने यूजेस निकाला किलोवाट आवर में, तुमने इतना देरी चलाया और 24 आवर से मल्टीप्लाई कर दिया तुमने, तो इतना देरी चलाया तो तुम्हारा टोटल निकला 9 किलोवाट आवर, तुम मल्टीप्लाई कर दो उसको 3 से, तुम्हारा कितना आ जाएगा, 9 3 27 रुपीज का तुम्हारा बिल उठ जाएगा। तो उसी तरह से तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालना है इसमें, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आते रहता है इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला, तुम समझ लेना, बोर्ड एग्जाम में आता है, क्लियर बात। उसका व्हाट इज द मीन बाय सेइंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज वन वर्ड, ये डेफिनेशन तुमको दे देना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर तुम्हारा अगला टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका डेफिनेशन तुम्हें पता होना चाहिए, डेफिनेशन बार बार आता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, व्हेन करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर ड्यू टू रेजिस्टेंस सम हीट इज डेवलप्ड इन द कंडक्टर, दिस फिनोमेना इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये तुम्हारा डेफिनेशन हो गया। उसके बाद तुम्हारा जूस लॉ ऑफ हीटिंग तुम्हारे बार बार बोर्ड में आता है, बार बार हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और जूस लॉ ऑफ हीटिंग तुम्हारा क्या होता है, मैं तुमको पहले बता दे रहा हूं, ये फॉर्मूला इससे एसोसिएट रहता है, कैसे एसोसिएट रहता है मैं तुमको बता रहा हूं। एच जो तुम्हारा हीट रहता है वो करंट का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल रहता है, एच रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल रहता है हीट, और एच टाइम पीरियड जितना देर करंट पास हुआ उसके प्रोपोर्शनल, तीनों मिला के ये फॉर्मूला तुम्हारा बनता है, ठीक है। जो तुम्हारा 3 नंबर का होता है, मैंने तुम्हें बताया कि मैंने बहुत आगे तक फिजिक्स पढ़ी, इसलिए मुझे नॉलेज बहुत ज्यादा है स्टम में, इसलिए तुम्हारा ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और कैसे आया मैंने तुम्हें दिखाया इसको, ठीक है। तो ये बात क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तुम्हारा, और ये तीनों से मिलाकर बनता है, इससे न्यूमेरिकल भी बनते हैं, मेन तुम्हारा डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट होता है इसमें, हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिक और जूस लॉ ऑफ हीटिंग तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, आई का स्क्वायर, ये फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, 3 पॉइंट है, करंट का स्क्वायर से प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस और टाइम पीरियड, ठीक है। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, ये हीटिंग जैसे करंट बच्चा जो आयरन कर रहा तुम देख सकते हो, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट तुम्हारा हीटिंग इफेक्ट। फिर हम लोग आगे आते हैं हमारा न्यूमेरिकल्स, इलेक्ट्रिसिटी में तुम्हारा न्यूमेरिकल बनते हैं, ये वायर है, ये वायर है तुम्हारा, ये वायर है, इसको क्या किया तुम्हारे वायर का, इसकी लेंथ L है और इसका डायमीटर A है, ठीक है। इसको क्या किया, तो वायर को डबल कर दे, तो वायर को जब डबल किया तो लेंथ जो तुम्हारा हो गया 2L हो गया, पर डायमीटर आधा हो गया, कोई चीज को खींच देगा तो उसका डायमीटर आधा हो जाएगा, तो A/2 हो जाएगा।
तो इसी तरह से तुम्हारे वायर को किया जाता है कि तुम्हारे फिर तुम क्या हो सकता है कि लेंथ को तुम्हारे 3L कर दे, या हो सकता है तुम्हारे लेंथ को आधा कर दे, L/2 कर दे, तो तुम्हारा डायमीटर क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा कि नहीं। तो इसी तरीके से तुम्हें न्यूमेरिकल इससे बनते, जब वायर को तुम A2A आधा किया जाता तब उससे तुम्हारे न्यूमेरिकल बनते हैं। तो ये तुम्हें ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो ये तुम्हारा वायर वाला इंपॉर्टेंट, वायर से सीबीएसई खेलती है भाई, इससे न्यूमेरिकल बनेगा, मजाक में नहीं कर रहा है, मैं तुमको क्लियर बता रहा हूं, इससे वायर न्यूमेरिकल तुम्हारा बन जाएगा वायर वाला। फिर तुम याद करना कि प्रेम भैया ने बताया था, तो इससे तुम्हारा न्यूमेरिकल बनेगा, इसके न्यूमेरिकल तुम्हें प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस बी, पोटेंशियल डिफरेंस बी तुम्हारा क्या है, W/Q का फॉर्मूला होता है, उसका तुम्हारा एक चार्ज का फॉर्मूला Q इज टू एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये एनी, और Q इज टू IT एक और फॉर्मूला होता है तुम्हारा, ये वाला फॉर्मूला Q इज टू IT, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, तीन फॉर्मूला तुम इसको देख रखना, कम यूज होते हैं पर आते हैं, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या अगला, लिस्ट द फैक्टर ऑन व्हिच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, मैंने तुम्हें बताया कि नेचर ऑफ मटेरियल, लेंथ ऑफ वायर, और तुम्हारा क्या क्रॉस सेक्शन एरिया, तीन नंबर का तुम्हारा आता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। फिर स्टेट द लॉ ऑफ एक्सप्लेन द हीटिंग इफेक्ट, देखो वही आ गया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ विद रिस्पेक्ट टू द मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लॉ करना है। उसके बाद तुम्हारे पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R, देखो यही वाला तुम्हारा L को, जो वायर को काट दिया 3 पीसेस में, तो L/3 इसकी लेंथ हो जाएगी। तो इसी तरह से तुम्हें ये न्यूमेरिकल बनाना है भाई, सीबीएसई के सैंपल में 3 नंबर का छपा हुआ है, क्लियर बात, 3 नंबर का छपा, मैंने तुम्हें ऊपर एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। फिर हम लोग आगे आते हैं, ये देखो सीबीएसई के सैंपल, भाई ये हर बार बोर्ड में आता है भाई, ऐसा क्वेश्चन हर बार आता है, आ गया तुम्हारे पेपर में, ये क्वेश्चन हर बार आता है, हर बार, हल्के में मत लेना। ये क्वेश्चन तुम्हारा एक सर्किट दे दिया, बोलेगा यार इसमें स्विच कहां लगेगा, इसमें फ्यूज कहां लगेगा, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस वैल्यू पूछ रहा है तुम्हें कि 12 ओम के लैंप में कितना रेजिस्टेंस होगा, इसमें कितना रेजिस्टेंस होगा, करंट पूछ रहा है, करंट निकालने का 4 नंबर का तुम्हारा आता है, क्लियर बात, सीबीएसई का सैंपल क्वेश्चन तुम कर लेना। उसका तुम्हें कुछ बुक के एग्जांपल करने, एग्जांपल तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट भाई, अगर तुम एग्जांपल कर लोगे, जैसे लाइट रिफ्लेक्शन में तुम टॉपर बने थे, इलेक्ट्रिसिटी में भी टॉपर बन जाओगे। ये एग्जांपल 11.3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इतने एग्जांपल तुम्हें कर लेने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अगर तुम इतना कर लोगे भाई, न्यूमेरिकल के लिए तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा, कभी भी नहीं सोचना पड़ेगा। अगर तुम एनसीईआरटी के इतना न्यूमेरिकल लगा लोगे, मैं तुमको गारंटी दे रहा हूं, दावा के साथ कह सकता हूं, मैं तुमको बता दे रहा हूं, मुझे 5 सालों का एक्सपीरियंस, मजाक नहीं कर रहा मैं, इतने न्यूमेरिकल लगाने के बाद, ठीक है। उसके बाद तुम्हें और कुछ क्वेश्चन करने हैं, तुम्हें एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन करने हैं, अगर तुम्हारे पास टाइम बचे, भाई भैया इतने सारे क्वेश्चन मरवागे क्या, नहीं यार, मैं तुम्हें क्लियर बता रहा हूं, मैं तुम्हें टॉपर बनाना चाहता हूं, एकदम तुम्हें लंबी रेस का घोड़ा बनाना चाहता हूं। अगर तुम्हारे पास टाइम बचे, तुम ये वाला लगा लेना, अगर तुम ये लगा लेते हो, मैं तुमको सच बता रहा हूं भाई, तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा, कोई तुम्हारे लेवल का होगा ही नहीं। अगर तुम्हारे पास टाइम बच गया और तुमने इसको लगा लिया, इतने न्यूमेरिकल को तुमने लगा लिया, कोई ऐसा न्यूमेरिकल नहीं आएगा जो तुम्हारे बस के बाहर होगा, मैं तो क्लियर बता रहा हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम्हारा टॉपर से न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, तुमसे न्यूमेरिकल बनेगा, इन न्यूमेरिकल को तुमने नहीं, क्योंकि ये एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल है, क्लियर बात, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल डायरेक्ट पेपर में छपते हैं, बहुत लोगों को नहीं पता, मैं तुमको क्लियर कर दे रहा हूं। तो ये न्यूमेरिकल तुम लगा लेना भाई, तुम लंबी रेस का घोड़ा बन जाओगे। ये वाला तुम्हारा कुछ तुम्हारे एसएससी रीजनिंग वाले क्वेश्चन इससे बनते हैं, तो ये भी तुम कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना अगर तुम कर लोगे भाई, इलेक्ट्रिसिटी में तुम्हारे लेवल का कोई हो ही नहीं सकता, मैं मान नहीं सकता कि इलेक्ट्रिसिटी में तुम्हारे लेवल का कोई हो जाएगा, लेकिन टॉपर की कैटेगरी में तुम आने लगे, टॉपर को तुम क्रॉस कर जाओगे भाई, तुमसे कोई सवाल हो ही नहीं सकता कि तुमसे न्यूमेरिकल ना बने, सवाल ना बने। अगर तुम इतना कर लेते हो, मैं तुमको गारंटी दे सकता हूं, क्लियर बात, अगर तुम इतना कर लेते हो, ये वाला तुम बाद में करना, पहले एग्जांपल कर लेना, ठीक है। इतना तुम कर लोगे भाई, तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हम लोग आते हैं अगले चैप्टर, और हम लोग आते हैं अपने आज के आखिरी चैप्टर पे, जो है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये तुम्हारा आज का आखिरी चैप्टर है, इससे तुम्हारी पूरी साइंस खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो तुम्हारा आता है 6 मार्क्स का आता है तुम्हारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें तुम्हारा एक 3 मार्कर आता है, एक 2 मार्कर आता है, और एक एमसीक्यू आता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहला तुम्हारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, जो कि तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है कि तुम्हारे जो पॉइंट पे रहते हैं, पोल पे रहते हैं, वो बहुत ज्यादा मर्ज रहते हैं, क्राउडेड रहते हैं, स्ट्रॉन्ग रहती है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी तुम्हें पता होनी चाहिए, इंटरनल एक्सटर्नल क्या होते हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टी, वो इंटरसेक्ट नहीं करते एक दूसरे से, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, तुम्हें प्रॉपर्टीज पता नहीं है, तुम्हारे डायग्राम पता नहीं चाहिए, फील्ड लाइंस थ्रू अ बार मैग्नेट, ये डायग्राम तुम्हें पता नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम, 3 नंबर का आता है तुम्हारा, ठीक है। बार मैग्नेट की डायग्राम की प्रॉपर्टी, ये जो डायग्राम है, और प्रॉपर्टीज और ये डायग्राम, ठीक है। फिर तुम्हारा क्या है सेकंड में, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, तुम्हारा राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल तुम्हारा क्या होता है, मान के चलो तुम्हारा करंट अगर इसमें फ्लो हो रहा है, इसमें करंट ऊपर जा रहा है, तो मान के चलो हम ऐसे लेंगे, अंगूठा करंट की तरफ रखेंगे और हम लोग ऐसे करेंगे, तो हमें पता चलेगा करंट का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग ऐसे करेंगे तो क्या एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, करंट जब ऊपर जा रहा है। तो अब जब हम लोग ऐसे कर लेंगे, करंट नीचे जा रहा हो, तो हम लोग ऐसे करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तुम समझ के रखो ना, इस तरह से हम लोग राइट हैंड थंब रूल से करंट जहां रहेगा वहां अंगूठा और ऐसे घुमाएंगे, फिर हमें पता चलेगा हाँ ये डायरेक्शन है करंट मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है।
फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। भाई साहब ये छप गया पेपर में, ये आ गया तुम्हारे पेपर में, लिख लो, ये 3 नंबर का आने वाला तुम्हारे पेपर में, लिख के रख लो, 110% गारंटी ये तुम्हारे पेपर में आने वाला है। ये सोलेनॉइड का डायग्राम जो तुम्हारा है, सोलेनॉइड आ गया तुम्हारे पेपर में, कोई नहीं रोक सकता है इसको, ये आना ही आना तुम्हारे पेपर में, इतना इंपॉर्टेंट। मैं इतना जोर ऐसा ही नहीं डाल रहा, ये तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे फिजिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में गिना जाता है, ये तुम्हारा आने ही वाला है, तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा सोलेनॉइड को, इतना इंपॉर्टेंट। सोलेनॉइड क्या होता है? एक आयरन कोर रहता है जिसमें तुम्हारा एक आयरन कोर रहता है, जिसमें तार लपटी हुई रहता है, उसमें करंट पास होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड में एक बार मैग्नेट की तरह काम करने लगता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारा सोलेनॉइड, 3 नंबर का तुम्हारा आता है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तुम्हें पता है कि यहाँ पर फ्लेमिंग है, ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, इधर करंट का डायरेक्शन और इधर थंब का डायरेक्शन, तीनों 90 डिग्री पे रहते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, तुम उतना इंपॉर्टेंट है जितना ही सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के आसपास भी नहीं भटकता है, तुमको बता दे रहा हूं मैं। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्या, डोमेस्टिक सर्किट। डोमेस्टिक सर्किट तुम्हारा क्या है? डोमेस्टिक सर्किट जैसे घर वाला सर्किट आता है, उसमें तुम्हारा अर्थ वायर आता है, 3 तरह के वायर आता है, तुम्हारी वायरिंग मिलती है। तुम्हारा क्या रहता है कि यहाँ पर सबसे पहले तुम समझ लो, तुम्हारा 3 नंबर का आता है डोमेस्टिक सर्किट। डोमेस्टिक सर्किट तुम्हारे घर में जो वायरिंग रहती है ना, पैरेलल में लगी होती है, तुम्हारे जो घर में वायरिंग होती है वो पैरेलल में होती है, सीरीज में नहीं होती, पैरेलल में लगी होती है, तो वही वायरिंग यहाँ सो क्या डोमेस्टिक सर्किट। उसके बाद तुम्हें कलर कोडिंग पता होगी। कलर कोडिंग तुम्हारा क्या, वायर में तुम्हारे 3 तार रहते हैं, तुम्हारा पहला तार होता है ये अर्थ वाला, अर्थ मतलब तुम्हारा क्या, धरती पे गड़ा हुआ रहता है। इससे तुम्हारा बेनिफिट क्या होता है कि तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता, शॉक लगता है वो खींच लेता है धरती, तो ये ग्रीन कलर का वायर तुम्हारा रहता है। और तुम्हारा जो रेड वायर रहता है, ये वाला 3 वायर रहते हैं, कलर कोडिंग तुम्हारे पेपर में आता है कि तुम्हारा ग्रीन वायर किस काम करता है, तो इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए रहता है। ठीक है, ये रेड वायर तुम्हारा पॉजिटिव रहता है और ब्लैक वायर तुम्हारा न्यूट्रल रहता है, नेगेटिव रहता है। ठीक है, और तुम्हारा ग्रीन वायर जो रहता है ये तुम्हारा एक बार पेपर में आता है कि तुम्हें हीट कम करने के लिए रहता है, ऐसा बोला गया था कि तुम्हें बताया गया था कि सही क्या है, तो सही ये है कि तुम्हें हीट कम करने के लिए, इससे तुम्हारा इलेक्ट्रिक शॉर्ट नहीं लगता, तुम्हारा जो करंट जमीन खींच लेता है, धरती में गड़ा हुआ रहता है। ठीक है, ये वायर तो ये तुम्हारा बस इतना, ये पॉजिटिव रहता है, ये न्यूट्रल रहता है। ठीक है, तो इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, तुम्हारे कलर कोडिंग इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा 3 कलर का कौन सा है ये, और सर्किट डायग्राम इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या रहता है, जब तुम्हारा शॉर्ट सर्किटिंग होता है, जब ब्लैक वायर और रेड वायर कांटेक्ट में आ जाती है, ये दोनों वायर जब कांटेक्ट में आती है, तब तुम्हारा क्या होता है, फ्यूज शॉर्ट करता है, क्योंकि पतली सी तार रहती है, शॉर्ट हो जाती है तो सर्किट ब्रेक हो जाता है। तो इतना इंपॉर्टेंट तुम्हारा फ्यूज क्या आता है, हमारे इलेक्ट्रिक शॉक से, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से, शॉर्ट सर्किट से बचाता है। ठीक है, फिर तुम्हारा शॉर्ट सर्किट क्या होता है, वही मैंने तुम्हें बताया, जब रेड वायर और ये वाला जब तुम्हारा कॉन्टेक्ट में आता है, तब शॉर्ट सर्किट हो जाता है, टेक प्लेस हो जाता है या ओवरलोडिंग हो जाता है। तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है जब दोनों रेड वायर और ब्लैक वायर जब कांटेक्ट में आता है, तब शॉर्ट सर्किट होता है, तब इलेक्ट्रिक फ्यूज वहां काम में आता है, सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। सर्किट को प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज से। ठीक है, एमसीबी भी लगाए जाते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर हम लोग आ जाते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ अ नीडल बिकम्स, अब भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट, डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल बिकम ऑपोजिट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स। डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल तुम्हारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब भी करंट तुम्हारा कोई भी कंडक्टर में पास होगा, नीडल तुम्हारा डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, जितना करंट की डेंसिटी, मतलब जितना करंट का तुम्हारा मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, जितना करंट ज्यादा होगा, उतना डिफ्लेक्शन तुम्हें कंपास में शो होगा, ये बात तुम जान लेना। तुम्हारा पेपर में ये आता है इंपॉर्टेंट, 2 नंबर का छपा हुआ सीबीएसई का सैंपल पेपर में, तो करंट जितना ज्यादा होगा डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा होगा। उसके बाद तुम्हारा क्या है, जैसे ही करंट उल्टा होगा डिफ्लेक्शन उल्टे साइड होने लगेगा तुम्हारा इसमें, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफ्लेक्शन ऑफ अ कंपास नीडल डिक्रीजेस व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट ऑफ वायर इज इंक्रीज। ये तुम्हारा गलत है, सीबीएसई के सैंपल पेपर में पूछा गया असर्शन रीजन कि डिक्रीज मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डिक्रीज होगा, तो क्या डिफ्लेक्शन कम होगा, नहीं डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 2 नंबर का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं रेफर टू द इमेज बिलो स्टेट, देखो ये तुम्हारा देखो सोलेनॉइड वाला क्वेश्चन सीबीएसई के सैंपल 2 नंबर का छपा होता है, ये तुम देख लेना। इंडिकेट द रीजन वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर यहां पर रहते हैं, पोल्स में स्ट्रॉन्गर रहता है मैग्नेटिक फील्ड। तुम ये क्वेश्चन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वही तुम्हारा सोलेनॉइड वाला क्वेश्चन 2 नंबर का आया था। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्यूज इन ए डोमेस्टिक सर्किट, तुम्हें शॉर्ट सर्किटिंग से बताता है फ्यूज ये वाला फ्यूज। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन अर्थ वायर। फंक्शन ऑफ अर्थ वायर क्या है, इलेक्ट्रिक शॉक से बचा देता है हमें हम टच करते हैं, करंट जो रहती है हमें जमीन खींच लेता है और बच जाते हैं। व्हाई इट इज नेसेसरी, तुम्हें डोमेस्टिक अप्लायंस नेसेसरी बहुत ज्यादा है, तुम्हारे आयरन वगैरह में तुमने देखा होगा होता है नेसेसरी। व्हाई डज इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, वही होता है तुम्हारा जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जो रेड और ब्लैक वायर हमारा कॉन्टेक्ट में आता है तब शॉर्ट सर्किट हो जाती है, आग भी लग सकती है उसे। ठीक है, व्हाई डज द कंपास नीडल डिफ्लेक्टेड इन द बॉडी, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। व्हाई डोंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, ये भी इंपॉर्टेंट तुम्हारा। हाउ टू अवॉइड ओवरलोडिंग इन डोमेस्टिक सर्किट, ये भी क्वेश्चन तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, ओवरलोडिंग कैसे अवॉइड। डिसएडवांटेजेस ऑफ एसी करंट ओवर डीसी करंट, एसी करंट तुम्हारा एडवांटेजेस क्या होगा, डीसी करंट। एसी करंट वही जो तुम्हारा घर में रहता है, इसकी फ्रीक्वेंसी तुम्हारी 50 हर्ट्ज रहती है, तो तुम्हारा क्या है कि डीसी करंट होता है जो तुम्हारा इन्वर्टर वाला करंट होता है वो डीसी होता है, और जो तुम्हारा घर में आता है बिजली वाला जो तुम्हारे पोल से आता है वो तुम्हारा होता है एसी करंट। तो तुम्हें बता देना कि कैसे एसी का डीसी से तुम्हारा एडवांटेजेस है, एसी करंट का एडवांटेज बताना, ये तुम्हारे पेपर में आता है। ठीक है, छप गया। फिर हमारा चैप्टर खत्म भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर तुम यहां तक आ गए हो, तुमने पूरा साइंस खत्म कर लिया भाई, तुम टॉपर की कैटेगरी में आ गए हो, टॉपर को पार कर दिया। अगर तुमने इतना कर लिया भाई, साइंस में 80 में 80, मतलब तुम्हारे साइंस में 100 आउट ऑफ 100, कोई नहीं रोक पाएगा। लिख के तुम ले लो, लिख के रख लो तुम, कॉन्ग्रेचुलेशन तुम्हें कि अगर तुम यहां तक तुमने देख लिया, सारी चीजें तुमने नोट कर लिया, अगर तुमने नोट कर लिया इतनी चीजें और सबको लगा लिया,
मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं तुम्हें बोर्ड एग्जाम में ना भाई तुम 100 में 100 साइंस में ले लिख के ले लो मेरी तरफ से, कुछ हमने नहीं छोड़ा, सब कुछ कवर कर लिया, कोई बुक की तुम्हें जरूरत नहीं है। कांग्रेचुलेशन तुम्हें कि तुमने सब कुछ कर लिया, तुमने कुछ भी नहीं छोड़ा, एकदम सच में तुमने सब कुछ कर लिया, इससे बाहर तुम्हारा कुछ नहीं है, एकदम तुम टॉपर बनने जा रहे हो अगर तुमने इतना कर लिया, मैं तो सच बता रहा हूं, कोई तुम्हें नहीं रोक पाएगा। कांग्रेचुलेशन तुम्हें, और तुम्हें अगर इतना कर लिया भाई तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा, क्लियर बात, गारंटी वाली बात है, तुम टॉपर बन गए हो, ठीक है, क्लियर बात। अगर तुमने एसएसटी वाली वीडियो नहीं देखी, तुम यहां पर क्लिक करके देख सकते हो, इसमें मैंने एसएसटी का पेपर पूरी तरह से लीक करके रखा है, तुम यहां पर क्लिक करके देख सकते हो, इसमें पूरा एसएसटी का पेपर लीक है, ठीक है। हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, टाटा।